243 डी हो गया था, आरक्षण है ना। 243 ए में आपने क्या पढ़ा था? ग्राम सभा। बी में पंचायती राज का गठन। सी में पंचायती राज की, और डी में क्या पढ़ा? पंचायती राज का। डी के बाद ध्यान रखना है 243 ई, और ई में क्या लिखा है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कार्यकाल। इसमें ध्यान रखना कार्यकाल पद ग्रहण से नहीं है, इनके कार्यकाल में लिखा है प्रथम बैठक से कितने वर्ष लिखा हुआ है? 5 वर्ष। यदि कार्यकाल से पूर्व पद क्या हो जाए? रिक्त हो जाए तो कितने माह में? 6 माह में क्या करवाना जरूरी है? चुनाव। और चुनाव हमेशा कौन से समय के लिए होगा? कौन से समय के लिए? शेष। दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी, यदि चुनाव में अंतिम 6 माह का समय है, अंतिम 6 माह का क्या है? समय है, और वापस से अगर पद रिक्त हो जाए तो वहां पर चुनाव करवाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा, कार्यकाल से पहले पद रिक्त हो जाए तो 6 माह में क्या करवाना है? चुनाव। अंतिम 6 महीने का समय चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं। और जो उपचुनाव होंगे वो हमेशा कौन से समय के लिए होंगे? से समय का मतलब है कि यदि सरपंच है 5 साल रह गया और 5 साल के कार्यकाल में 2 साल के बाद वो इस्तीफा दे देते हैं, मृत्यु हो जाती है, नया सरपंच बनेगा, हमेशा कार्यकाल कितना रहेगा? शेष वर्ष। अब सुनिए, यदि वार्ड पंच है और पद रिक्त हो गया, वार्ड पंच है चुनाव से बना और कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई, पद रिक्त हो गया, तो वापस से चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? वार्ड पंच के होंगे कि नहीं होंगे? कौन कौन बोले होंगे? वार्ड पंच का पद रिक्त हो जाए। अच्छा, अब तो सारे वो विद्यार्थी हैं जो, हाँ, वार्ड पंच के भी चुनाव होते हैं, ध्यान रखना। ये वार्ड पंच का भी अगर पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना क्या है? जरूरी। या तो निर्विरोध बना दो किसी को, नहीं वार्ड का पद भी किसी समय के लिए खाली नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चलिए, हाँ, जो भी है आपका निर्विरोध बनाओ, निर्विरोध नहीं बैठे तो ऐसी स्थिति में चुनाव करवाए तो भी आपका राज्य निर्वाचन आयोग उसके लिए क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। लिखिए, कार्यकाल में लिखिए प्रथम बैठक से 5 वर्ष। 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 दूसरी लाइन से लिखिए, यदि कार्यकाल से पूर्व, यदि कार्यकाल से पूर्व पद रिक्त हो जाए, यदि कार्यकाल से पूर्व पद रिक्त हो जाए तो 6 माह की अवधि के भीतर, कार्यकाल से पूर्व पद रिक्त हो जाए तो 6 माह की अवधि के भीतर, 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। एवं चुनाव हमेशा 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है, एवं चुनाव हमेशा शेष समय के लिए होगा। चुनाव हमेशा कौन से समय के लिए होगा? शेष समय के लिए होगा, शेष समय के लिए होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि कार्यकाल में, यदि कार्यकाल में अंतिम 6 माह का समय शेष है, यदि कार्यकाल में अंतिम 6 माह का समय शेष है, अंतिम 6 माह का समय शेष है, एवं पद रिक्त हो जाए, अंतिम 6 माह का समय शेष है एवं पद रिक्त हो जाए तो पुनः चुनाव नहीं होंगे। अंतिम 6 माह का समय शेष है और पद रिक्त हो जाए तो क्या नहीं होंगे? पुनः चुनाव नहीं होंगे।
वो राज्य सरकार तय करेगी, राज्य निर्वाचन आयोग करवाना है नहीं करवाना है। 6 माह और 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उस राज्य निर्वाचन आयोग को लगेगा करवाना चाहिए तो करवा लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को लगेगा कि अगर 7-8 महीने बाद वैसे चुनाव होने हैं तो इसके लिए ग्राम सेवक वगैरह जो हैं उनको प्रशासक बना देते हैं। अभी देखा कोरोना काल में तो 1-1 साल तक चुनाव ही नहीं हुए थे, कार्यकाल पूरा हो गया था, तो ग्राम सेवक वगैरह हैं उन्हीं को क्या बना दिया जाएगा, प्रशासक को, सारा अधिकार उन्हीं को दे दिया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो गया, 243 है। 243 एफ में लिखा है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित, कौन बीच में कोई नहीं होगा ना, उसमें जो है जो वीडियो वगैरह होता है उसी को सारा अधिकार दे दिया जाता है। ऐसा नहीं उप सरपंच बन जाएगा, अगर ये हो ना तो सरपंच दूसरे दिन ही बनने के बाद दूसरे दिन ही सरपंच रहे, इसकी गारंटी नहीं है। भारत है ये कि अगर मान लीजिए सरपंच की मृत्यु हो गई और इसके बाद शेष समय के लिए उप सरपंच कार्यवाहक सरपंच होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, आज सरपंच बना और कल सरपंच मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, एकदम दुर्घटना, क्योंकि पता उप सरपंच को 60 लाख खर्च करने की बजाय गाड़ी वाले को 10 लाख दो, वही अपने को सरपंच को निपटा जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा ना। सरपंच से मैंने कहा ना एक चीज़ वो पहले सोच के लिखी थी कि क्या पता ऐसा हो जाए, तो इसीलिए। बाकी राष्ट्रपति वगैरह में क्या है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो वापस से चुनाव तो होंगे, लेकिन पूरा कार्यकाल कितना रहेगा, 5 वर्ष रहेगा। और अमेरिका वगैरह में क्या है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो शेष अवधि तक जो उपराष्ट्रपति हैं वही क्या रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, वहाँ वापस से चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पर 6 महीने में चुनाव करवाने क्या है, जरूरी। राष्ट्रपति के लिए यहाँ तक लिखा है यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो उतना राष्ट्रपति का चुनाव वापस से होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों हेतु योग्यता या अपन कह सकते हैं अयोग्यता। पहली योग्यता लिखी, इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक हो। दूसरी इसमें लिखी है न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष। अन्य योग्यताओं का निर्धारण का अधिकार किसको दिया गया है, राज्य विधानमंडल को। और राजस्थान में विधानमंडल ने कुछ अन्य अधिकार का दे रखे हैं, जैसे राजस्थान में, तो राजस्थान में एक तो है कि 27 नवंबर 1995 के पश्चात क्या नहीं होना चाहिए, तीसरी संतान नहीं हो। 27 नवंबर 1995 के पश्चात क्या नहीं हो, तीसरी संतान नहीं हो। दूसरा इसमें लिखी है कि घर में क्या होना चाहिए, शौचालय का शपथ पत्र देना होगा। और तीसरा है कि मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 का क्या नहीं होना चाहिए, दोषी नहीं हो। अगर दोषी है तो वो भी पंचायती राज संस्थाओं का क्या नहीं लड़ सकता, चुनाव। तो पहला भारत का क्या होना चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, राजस्थान में 27 नवंबर 1995 के पश्चात क्या नहीं होनी चाहिए, घर में शौचालय का शपथ पत्र। और इसके लिए कौन जारी करेगा, ये वीडियो। और मृत्यु भोज निवारण अधिनियम बनाए कौन से वर्ष में, 1960 में। इसका दोषी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा कानून होगा जिसमें अभी तो कोई दोषी कम ही पाए होंगे। गांव में कभी सुना कि मृत्यु भोज कराए और फिर दोषी मान लिया सरकार ने, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान, डेट ध्यान रखनी। इसमें कौन सी है, 27 नवंबर 1995 है, हाँ, तो एक ही मानी जाएगी। वो मैं सारा क्लियर कर देता हूँ, 2 संतान एक साथ हो जाए, एक ही मानी चाहिए। स्वस्थ संतान कितनी है, स्वस्थ संतान कितनी होनी चाहिए, 2। मतलब अगर कोई दिव्यांग है वो भी संतान की श्रेणी में काउंट नहीं होगा। अल्पसंख्यक है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लेकर मामला गया है कि हाई कोर्ट में, चांद मोहम्मद बनाम भारत से। इन्होंने कहा कि ये जो आप ये प्रावधान कर रहे हैं ये ठीक है नहीं है, हमारा धर्म ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं ज़्यादा संतान, लेकिन धर्म में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। और धर्म के मूल में जो है अंतरंग का जो भाग है इसमें ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत माना और कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो केवल और केवल आपका एक कितने जो शिक्षा जैसे ही आपके समाज में भी बढ़ेगी धीरे धीरे करके, भी अल्पसंख्यक वर्ग में भी देख लो, जहाँ शिक्षा बढ़ी है धीरे धीरे वो व्यवस्था में क्या कर रहा है, सुधार। और जहाँ शिक्षा नहीं है वो अभी भी जो है वो जैसे अपने पहले भगवान की दया वाला कंसेप्ट नहीं मानते थे वैसे ही है। अपन भी मानते थे ना, हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी थी, लेकिन शिक्षा जैसे ही बढ़ी है, अभी भी देख लो
गांव में जहाँ जो परिवार पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं जो, तो वो उनके 4 5 6 संतान तक है, लेकिन जो पढ़ लिख गए हैं उनके 1 या 2। किसी को अब तो कहने की समझाने की आवश्यकता नहीं, उनको पता है कि 2 कोई ढंग से पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे, तो फिर इतने लिए क्या व्यवस्था होगी। हाँ तो वो सारा विकल्प मिलेगा। हाँ नहीं, उसमें पैसे होने, मेन बात सरपंच के लिए पैसे हैं तो सब कुछ है, अब बाकी सारी व्यवस्था लोग करवा देंगे। गोदरामा बनाओ तो दूसरे के नाम से, होता है ना ऐसे गांव में। हाँ किसमें, किसने, ये केवल इसलिए था ताकि गांव के सारे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो कि गांव के मुखिया जी की कितनी संतान है, 2, तो तुम्हारे भी कितनी है, 2। जब मुखिया जी को कोई खतरा नहीं है तो तुम्हें कोई खतरा नहीं, मुखिया जी जब मृत्युभोज नहीं कर रहे हैं तो तुम भी नहीं करोगे। ये सारे प्रावधान उसके लिए जोड़े गए थे, क्योंकि 1990 तक कौन सी शिक्षा हमारी हो गई थी। अब तो ये नहीं भी है तो भी किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और अब तुम कह लो अगर शुरुआत में 2 लड़कियां हैं और फिर कहो तो सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए मैं जो है ना 2 लड़कियां ठीक है, तो नहीं, उसमें मानेगी नहीं लोग, तो वो तो कहेंगे नहीं, जब तक बेटा नहीं हो जाएगा तब तक होंगे। तो ये कानून खूब बने ऐसे। और पहले क्या सरपंच के लिए कुछ ऐसे अलग से प्रावधान नहीं थे, पहले तो जबरदस्ती यूं सरपंच बनाए जाते थे कि तुझे बनना ही है। गांव में सार्वजनिक लोग कहते थे, क्योंकि कोई फंड नहीं आता था, तो सरपंच बनने का मतलब गांव का जो है ना वो धनवान व्यक्ति गांव का क्या बनता था, सरपंच, और उनको खुद के पैसे क्या करने पड़ते थे, खर्च करने। कभी पूछना बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो हमें बताते कई बार कि पहले गांव में सरपंच बनने का मतलब है कि सरपंच के पास जो प्रॉपर्टी थी वही बेचनी पड़ेगी, तब जाके गांव के लोगों का क्या कर पाएगा, भला। तो इसलिए पहले जो जागीरदार थे, सेठ साहूकार थे, या पहले जिनका अच्छे पैसे वाले थे, वही कि पहली बार में सरपंच आधी प्रॉपर्टी गई, दूसरी बार में फिर आधी गई, तीसरी बार में हाथ जोड़ देते थे कि भाई हमें नहीं बनना सरपंच, ये तुम्हारी। अब क्या है, कहते हैं कि पहली बार में सरपंच मतलब बोलेरो, दूसरी बार में सरपंच मतलब स्कॉर्पियो, तीसरी बार में सरपंच मतलब फॉर्चूनर। और पहले था कि पहली बार में सरपंच मतलब 40% प्रॉपर्टी गई, दूसरी बार में 40% गई, तीसरी बार में 20 गई और 20 ऊपर कर दी। इसलिए, और बीच में तो एक बार तो ऐसा हुआ था 1960 में चुनाव हुए, फिर 65 में हुए, 65 के बाद कब हुए थे, 1978 में। तो जो 65 में चुनाव हुए थे उसके बाद यूं कहा गया था 65 के बाद 70 में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, जो सरपंच हैं वही अगले सरपंच हैं। अरे कि नहीं कि नहीं, तुम ही फिर सरपंच हो, फिर अगले बार में कि फिर तुम फिर और सरपंच हो। आज जोड़ लिए भाई 3-3 बार हमसे गांव की सरपंच का ठेका नहीं लिया जाएगा। अब क्या है, अब तो लोग क्या कह रहे हैं, ये बोले मैं भी बनूंगा और ये बोले मैं भी बड़ा। पहले जबरदस्ती पकड़ के गांव के लोग कहते हैं ये आदमी थोड़ा भला लग रहा है, इसलिए इसको गांव का क्या बना देता है सरपंच। बनाने का मतलब उसके पास पैसे खर्च करने, विकास काम के कुछ थे ही नहीं उनके पास। उनका काम था कि गांव के लोगों के सुख दुख में क्या है काम, जो साधन संपन्न हो, जिसके घर में गाड़ी वाड़ी हो, जो ऐसी स्थिति में हम लोगों की क्या करें मदद। हॉस्पिटल में कोई बीमार है तो सरपंच के घर जाते थे, उनसे 2-3 हज़ार रुपये लेकर हॉस्पिटल में इलाज करवा, वापस दे इसकी कोई गारंटी। तो सरपंच बेचारे दिवाली हो गए बहुत, तो पहले के सरपंच। अब 1993 के बाद जब नई व्यवस्था लागू हुई तो यहाँ पर तो सरपंच के अलग से विषय है, अलग से है, अलग से फंड है। तो यहाँ पर अब तो सरपंच जो हैं वो होड़ लगती है कि 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी क्या बनेंगे सरपंच। फिर कहते हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी है पंचायती राज, वहाँ से चुनाव जीत गए तो अगली बार उनको लगता है कि पंचायत समिति का लड़के क्या बने प्रधान, फिर उसके बाद में जिला प्रमुख, फिर उनके बाद लगता है यार अब तो विधायक से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है ना। लिखो अब हाँ सब, मैं कह रहा हूँ सरपंच अगर मैंने कहा ना भाई, तभी तो 1 करोड़ रुपए खर्च करके उनको पता है कि उगई के बहुत सारे जरिए हैं। जरिए क्या, ग्राम पंचायत में पट्टे जारी करना, इसमें अभी तक ये इन्हीं के पास अधिकार है। बेच देते हैं जमीन को लोग, पता चलता है 5-10 साल बाद जब नया सरपंच आता है तब उन्हें पता चलता है कि हमारे ग्राम पंचायत की जमीन तो सरपंच ने क्या कर दी, पट्टे जारी करके क्या कर दी, बेच दी। और इसमें 2-3 लोग मिलकर सारा घोटाला कर देते हैं। सरपंच हैं, पटवारी है, इनके अलावा तहसीलदार है, SDM है, ये सारे मिलकर। और कुल मिला के ये जब होता है ना कि जब एक भ्रष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, चैनल ही बना हुआ है पूरा का पूरा, एक ईमानदार आ जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा है। हाँ, जनता वो कहते हैं ना, आजकल तो लोग कहने शुरू कर दिए, यूँ जाते हैं ना कि तुम्हारे लिए सरपंच में हम चुनाव में के बाद जीतने के बाद विकास करवाएंगे, ये करवाएंगे। तो आजकल तो लोग पहले कहे, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो सरपंच के चुनाव में यूँ शाम को कैंपेनिंग होती है, 7-8 बजे बाद यूँ लोग इधर उधर मिलने जाते हैं,
तो मैं पिछली बार सरपंच के चुनाव में किसी के साथ गया था, मैंने कहा भाई परिवार का व्यक्ति है, वोट मांगने के लिए क्या पता। तो जाते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम जो है घर में 20 जन हैं, तो हमने कहा तुम्हारे लिए विकास करो। तो उन्होंने कहा विकास तुम्हारी जेब में रखो, हमें विकास की आवश्यकता नहीं है। एक वोट का कीमत है फिलहाल तो 1000 रुपये, यदि 20,000 रुपये दे दो और काम ठीक है। अगर नहीं दिए तो कल तक वोट जो हम तो दूसरे वाले के फ़ोन आ रहे उसके पास। और उन लोगों ने 20,000 रुपये दिए उनको। देने के बाद जैसे, क्योंकि देते हैं तो थोड़ा वो सूचना तंत्र भी थोड़ा सरपंच में बहुत वो ताकतवर रखना पड़ता है, कौन किसके घर और मिल गए। तो दूसरे दिन पता चला कि अपन तो 20 दे गए थे, अगले वाले ने 30 दिए थे और वोट वो गए, तो 20,000 तो मर गए उनके। और ऐसे कितने परिवारों में और दिए थे, वो तो 1,000 न्यूनतम था। कई जगह तो एक एक वोट के 10,000 रुपये देने पड़ते थे, एक जो मुअन लीडर होता था उसका। और उसके बाद भरोसा नहीं है कि उन्होंने वोट किसको दिए और किसको नहीं दिए। थोड़ी पता काउंट थोड़ी करते हैं कि किसको दिए, इसलिए कि वोट तो क्या है गुप्त पड़ेगा ना। तो साथ में भले किसी के रहें। और उस समय ऐसा लगता है दिवाली आ गई शराब की। अपने तो राजस्थान में फिर भी ठीक है इस मामले में, नहीं तो वहाँ अब देखते हैं कई बार बिहार वगैरह में वो है ना, अब उसकी गाड़ी लाई जाती है मुर्गों की, तो एक एक शराब, एक एक उनको पकड़ा, ये लेके एक मुर्गा, ये शराब का पौवा, ये एक मुर्गा। इस वीडियो देखे वायरल हुए हैं, ऐसे खूब सारे ऐसे हैं। तो सरपंच का चुनाव का मतलब है आपके पास 50 लाख रुपए हो, फिर आप सरपंच के चुनाव के लिए हाँ तो कैंडिडेट जो है। बाकी विधायक वगैरह में खुद के इससे इतने पैसे खर्च नहीं करने होते हैं, उनके लिए तो बहुत सारे से लोग होते हैं। अगर एमएलए का पार्टी ने टिकट दे दिया ना, फिर पैसे खर्च करने वाले लोग तो आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई सेठ हैं और उनके पास अथा पैसा है, वो आपके चुनाव में 10 लाख खर्च करेंगे, अगले आप जीतेंगे तो आपसे 50 लाख कमा लेंगे, वो सारा है। खूब खूब जगह है ना। मैं कह रहा हूँ दिक्कत ही कहाँ है, छोटे चुनाव तक है। छोटे चुनाव का मतलब सबसे खतरनाक चुनाव भी किसका होता है, वार्ड पंच का। वार्ड पंच से का खतरनाक सबसे, फिर सरपंच का थोड़ा ठीक है, फिर पंचायत समिति का फिर भी ठीक है, फिर विधायक वगैरह के चुनाव में ज़्यादा नहीं है, जीता तो ठीक। लोकसभा में देखा होगा सांसद कभी यूँ लोकसभा उम्मीदवार तनाव नहीं लेता कि कितने, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है भाई नाराज है तो रह तू तेरे घर, और तो क्या। और इस बार तो मोदी जी ने सबको जिनको टिकट मिल गया उसी दिन तय हो गया था कि ये क्या बनने वाले हैं, सांसद। इसलिए कहते हैं हमेशा तो सांसद मिलकर प्रधानमंत्री बनाते हैं, इस बार प्रधानमंत्री ने सबको क्या बना दिया, सांसद। और हमने कहा भी ऐसा है कि भले ये पत्थर खड़ा है, हमें इस ओर देखना ही नहीं है, हमें तो केंद्र में किसको देखना है, मोदी। दे दिया ना राजस्थान में 2 बार 25 की 25 सीटें मोदी जी के नाम से वोट मिले, ना कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व के पहचान के आधार हाँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ऐसा किसी में राजस्थान में जो है वो नहीं दी। वो केवल और केवल था कि केंद्र में प्रधानमंत्री कौन हो, मोदी जी, इसलिए सारे वोट किनको दो, वो था इसमें। बनने के बाद हो जाए तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, छूट है। तो इतना लोड क्यों ले रहा है तो जब हो जाएगी तो देखा जाएगा, और तो क्या है। नहीं हटाया नहीं जाएगा, रखा जाएगा ना। अरे खूब सारे है ना, गोदनामा बना लेंगे, होल्ड भी तो कर सकते हैं ना 5 साल। लिखो तुम इसको, अब लिखें इसको। अभी तक सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है कुछ भी। सरकारी नौकरी में भी आजकल धीरे धीरे करके कुछ कानून बन रहे हैं कि आपके प्रमोशन वगैरह के समय आपकी संतान की जानकारी मांगी जाती है, और उसके बाद आपके प्रमोशन पर भी थोड़ा बहुत यूँ पाबंदियां लगाने का प्रयास है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो भी इस बात का थोड़ा सा क्या रखें ध्यान। मैं कहता हूँ 1000 लोग 1000 बात करेंगे, लेकिन सीधा सा है कि जब पहली बार में लड़का हो गया, दूसरी बार में लड़का हो गया, ठीक है, पहली बार में लड़की, मतलब 5-7। अभी जो लिंग भेद है ना, ये हमारे राजस्थान में और पूरे देश में है। अभी एक लोगों ने सर्वे के पता नहीं, आपने थोड़े दिन पहले आया था, 1000 घरों में से 980 और 990 घरों में मान लीजिए 2 या 1 ही संतान थी। उन सब में ये था कि या तो पहला लड़का या फिर दूसरा लड़का। जिन घरों में जो है 2 से ज़्यादा संतान थी तो 100% वहाँ तय था कि शुरुआत की दोनों कौन थी, लड़कियाँ। बस ये रहा है। बाकी साक्षरता जब से आई है धीरे धीरे करके व्यवस्था में क्या हुआ है, सुधार है। अब अभी तो ये है कि बेटी हो तो बाद में जो है, लेकिन मैं आज से 20-30 साल बाद ऐसा होगा कि भले बेटा मत हो कोई दिक्कत नहीं है, तो होनी चाहिए। देखो इसको, क्योंकि बुढ़ापे में कौन, बेटा या बेटी, बेटी है। केवल कहने की बातें होती हैं। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, अगर अपन खुद का एग्जाम्पल देख लीजिए। पिताजी बीमार हैं, अपन काम में व्यस्त हैं, अपन जा पाए नहीं जा पाए, लेकिन अगर सिस्टर हैं तो अपना घर का काम छोड़कर वो पिताजी के पास पूरी सेवा में रहती रहे। अरे तय है ही। अपने परिवार में देख ले, जैसे अपने दादा दादी बीमार थे
तो पिताजी पास में रहते थे ठीक है, मतलब लेकिन बुआ जी या जो भी थे तो वो तो जब तक अंतिम समय में साथ में रहे कि नहीं रहे, तो कह रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा उनका होता है कि उनको, और बेटी को तब तक माता पिता तब तक ही उनमें है, और माता पिता जब जाते तो बेटी धीरे धीरे करके पीर वाला पक्ष क्या कर देती है, क्योंकि वहाँ एक खतरनाक महिला की एंट्री हो चुकी है अब, और वो खतरनाक महिला जो है उनका उन बेटी से कोई संबंध नहीं है, तो वो है हमेशा रहेगा ना। लिखिए इसे, होता है ना ऐसा कि कम होता है, अभी तुम्हारे बाकी है सब कुछ है ना, तब पता चला। अब लिखो इसको, जैसा लिखा वैसा लिख लीजिए। 243 लिख लिया सभी ने? किन किन के लिखना है लिखो। फिर राजस्थान में 2-3 अलग से बातें ये ध्यान रखना। पिछली बार राजस्थान में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी लागू करा था कि सरपंच जो है वो कितना पढ़ा होना चाहिए, 8वीं, और पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य 10वीं, और टीएसपी क्षेत्र में उसी को 5वीं और कितना रखा गया, 8वीं। लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया, समाप्त, क्योंकि हम तो इनकी ग्रेजुएशन की डिग्रियां फर्जी लिया था, वो तो 8वीं पास की थी, कहीं से लिए ना, लाके लगा दी। और उसके बाद हाईकोर्ट वगैरह में मामला गया, तारीख पे क्या मिलती रही, तारीख जब तक कार्यकाल क्या हो गया पूरा। अब कार्यकाल पूरा होने के बाद हटा दो, क्या हो जाएगा, कुछ ही नहीं होगा। ये खूब सारी ऐसी दिक्कत रहती थी, तो गहलोत जी ने कहा अब देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, कोई सांसद बनने के लिए ये न्यूनतम संतान वाला भी कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कितने जरूरी हैं, वो 2 इसलिए हैं क्योंकि गाँव में अभी भी तो है, क्योंकि लोगों को लगे ना कि गाँव के अभी भी यूँ है कि गाँव में थोड़ा सा, जैसे 100% जो शहर का व्यक्ति है उनको थोड़ा सा यूँ लगता है कि गाँव के लोगों में अभी तक समझ कम है, ऐसा उनका मानना है। बाकी ऐसा मान नहीं है केवल हम बाकी बेच के आ जाए उनको ये, लेकिन फिर भी यूँ मानते हैं नहीं हो। जैसे बाहर किसी स्टेट में जाते हैं अपने राजस्थानियों के लिए क्या मानते हैं कि थोड़े से यूँ भी बैकवर्ड है, मरुस्थल है या पानी की कमी है, वैसे शहर वालों की सोच थोड़ी सी गाँव वालों की है कि एकदम वो कहते हैं ना कि कम जानकारी है, अभाव है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, अभी भी उनके अनुभव की कमी है, वंचित है, थोड़ा सा मूल धारा से दूर है, ऐसे खूब सारी उनकी सोच होती है। वो तो कहें गवार है, ऐसे ऐसे शब्दों का, शहर के व्यक्ति के लिए कभी गवार शब्द नहीं बोला जाएगा। उनको पता है कि मैं शहर में पैदा हूँ इसलिए, मतलब 100% में। गाँव के लोगों के लिए ऐसा कई बार यूँ बोल देते हैं कि गाँव का गवार की तरह क्या कर रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके व्यवस्था उल्टी हो रही है। अब शहर में स्थिति है ना, जैसे शहर में जो बच्चा शहर में ही रहा है, मतलब जो कभी गांव गया ही नहीं है, उनको देखो, उनको वो उनकी दुनिया ही अलग है पूरी। और गांव में रहा वो बच्चा जो हर क्षेत्र में थोड़ा सा क्या है, एक्सपर्ट है। तो ये अभी तक है व्यवस्था, लेकिन थोड़ा सोच में अभी भी है ना। लिखो इसको, लिख लिया अब सभी ने। ये राजस्थान में 2-3 अलग से ध्यान रखना है। मृत्युभोज निवारण अधिनियम कौन से वर्ष की बात है, 1960। और अभी कोरोना काल में तो इस अधिनियम में और ज्यादा जो है वो और प्रभावी बनाया गया। अब तो केवल जो परिवार नहीं, परिवार के अलावा कोई भी सरकारी कर्मचारी उस क्षेत्र का है वो भी शामिल हो रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और पटवारी वगैरह का ये बिल्कुल यूं पहले से दे रखा है कि आपके क्षेत्र में कहीं पर भी अगर हो रहा है या मृत्युभोज, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या देना है, तुरंत प्रभाव से इसकी सूचना। लेकिन अभी भी हो रहे हैं, कोरोना में मरीज थे उनका अब कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, कोरोना में 2020-21 में मृत्यु थी, और उनको अब हरिद्वार लेके गए, अब सारे की सारी जो हैं वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गांव में कुछ परंपराएं हैं, और परंपराओं को जब तक नहीं मानेंगे तब तक लोग जो हैं वो उन्हें जीने नहीं दें। तो ऐसी स्थिति में उनको कहा गया होगा कि तुम्हारा बाप ऐसा ही था क्या, कि कैसा कुछ किए ही नहीं, पीछे पैसे वैसे नहीं है तो हमसे ले जाओ और कुछ कर। तो ये कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून तो सबके लिए बने हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति की सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक। आप देख लो, ये मृत्युभोज ज्यादातर कहाँ हो रहा है, गाँव में। शहर में कभी सुना है मृत्युभोज जो है वो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है, किसकी तुलना, शेखावटी या फिर उस साइड की तुलना। क्यों ज्यादा है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जो है अभी भी शिक्षा का ऐसा थोड़ा सा क्या माना जाता है, अभाव माना जाता है। शिक्षा आ गई, फिर भी पश्चिमी राजस्थान वाले परंपराओं को अभी तक थोड़ा ज्यादा जीते हैं, मतलब हमारी जो पुरानी संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको अपन अभी तक बनाए हुए हैं। और कुछ क्षेत्रों में जैसे शिक्षा आई वैसे वहां पर जो है वो परंपराएं, रीति रिवाज अपने आप ही क्या हो गए, खत्म हो गए। आप में से शेखावटी के कौन है, नहीं होता तुम्हारे ऐसा मृत्युभोज? होता है लेकिन इतना नहीं, मतलब 50-60 हजार रुपए में सारा मामला निपट जाता है। बस ये है, हमारे स्कूल के बच्चे नहीं, गांव के बच्चे सब खाना खाएंगे। और गांव कई जगह तो ऐसी व्यवस्था थी, मैं कह रहा हूँ कि 20 खेड़े, वो कहते हैं 24, जैसे बिश्नोई समाज में पहले होती थी 84 गांव, और वो भी मिठाइयाँ बनती थी भयंकर वाले,
तो वो तो होते ही होते, इनके पास में मतलब 1-1, 2-2 करोड़ रुपए खर्च होते। लेकिन जैसे ही समाज में शिक्षा आई, पूरे मतलब उनका कुटुंब जो भी परिवार था वो मिल के करता था। लेकिन होता तो वही था, 1 करोड़ रुपए खर्च तो होते थे। लेकिन धीरे धीरे करके शिक्षा आई, सामाजिक सुधार, जो भी समाज सुधारक थे उन्होंने कहा ये फिजूल खर्चे हैं, लोग तो खा के दूसरे दिन हाथ ही फेर के निकल जाएंगे, ये 1 करोड़ रुपए अपन इनके नाम से कहीं ट्रस्ट बना दें, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करें। फिर एकदम से बंद नहीं हुआ, पहले थोड़ा सा कि मिठाइयाँ बंद हुई, एकदम से समाज की कुछ ऐसी परंपराएं जो एकदम आप समाप्त कर ही नहीं सकते। पहले मिठाइयाँ बंद हुई कि मिठाइयों की बजाय हलवा और पूड़ी बनेगा। फिर बाद में कहा कि ये 24 गांव नहीं है, अब 24 की बजाय 2 कर दो, 20 या जो भी आपका 2 है। फिर उसके बाद में कहा कि धीरे धीरे करके लिए, और जो बड़े समाज हैं उनमें पुरुष तो जाते ही जाते हैं। देखो अभी भी ट्रैक्टर ट्रोलियाँ भर के, ट्रक भर भर के महिला और पुरुष आते हैं जीवने के लिए, आते नहीं है। और 20-20 क्विंटल का हलवा 4 घंटे में खा के निकल जाते हैं। एक व्यक्ति था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब साल कोरोना के जस्ट बाद की, तो एक कोई बड़ा यूं मौसर का था जिसमें 20 एक गाँव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए थे। तो वहाँ को बैठने की ऐसा थोड़ी है कि पूरा दरी बिछाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, पानी वगैरह थोड़ा सा वो पहले से करके थोड़ा ज़मीन को समतल कर दिया जाता है, खुद ही लेना है, खुद ही खाना है, खुद ही निकल जाना है। तो कुछ व्यक्ति आए, उन्होंने कहा यार थोड़ी सी अगर आप है ना वो दरी वरी सही से बिछा देते, सबको सही व्यवस्थित कर देते तो और ही ज़्यादा इसमें सुधार हो सकता था। तो एक पास में एक व्यक्ति खड़ा था, उन्होंने कहा तुम 4 घंटे में इस हलवे को एक जगह से दूसरे जगह नहीं कर सकते, बस यहाँ बना है ना, इनको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। और ये लोग 4 घंटे में हलवा झीम के निकल गए। व्यवस्था क्या करें, व्यवस्था कम लोगों के लिए होती है, जब हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो व्यवस्था संभव नहीं है। वो एक साइड में बनता रहता है, दूसरी साइड में खाना खाते हैं। और खाने का भी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अभी बड़े समाज में जब वो होते हैं मृत्यु भोज वगैरह, अब मिठाइयाँ तो रोक हैं, फिर हलवा या बस लेकिन वो थोड़ा सा है ना कि एक दूसरे के बहाने मिल जाए लोगों में, हाँ बहुत तो वो वाली व्यवस्था थी, क्योंकि मिलने का कोई ना कोई क्या होना चाहिए बनाना। अगला लिखिए 243 है जी। हाँ क्या हुआ, 27 नवंबर था ना, 27 ही है ना, कितना लिखा है, 24 लिखा है, नहीं 27 लिखो, बोला होगा मैंने 5 बार। नहीं कोई नहीं, अरे अब तुम्हें मृत्यु भोज तो करना है नहीं, तो यहाँ देखो, और पढ़ लिख गए, नौकरी लगी तो वैसे ही नहीं करना है, उसके बजाय गांव में किसी 2 बच्चों को क्या कर दो, पढ़ाने गोद, मतलब पढ़ाई का सारा खर्च कुछ कर रहे हैं ना ऐसे। लेकिन उसके लिए एक बार समाज में कुछ आपको दिक्कतें सामना करनी पड़ेगी। समाज में बहुत सारा एक वर्ग जो है जो इसके पक्ष में है, वो आपका खूब इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, और आपके लिए ऐसी ऐसी बातें करेगा जो अपन सुनने में ही, आपके आसपास के पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आप पर दबाव बनाएंगे कि नहीं तुम्हें तो मृत्यु भोज करना ही चाहिए, 2 लोगों को खाना खिलाने से कौन सा घर में नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अभी बाध्यता नहीं, ये अच्छी बात है। बाध्यता मतलब है कि आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है तो कर लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके साथ अफीम डोडा पोस्त वाला मामला ये पश्चिमी राजस्थान में और ज्यादा है। ड्रम नहीं होते ढोल बड़े बड़े, उसमें भर कर उनको भिगोया जाता है, फिर वो जग भर भर कर वो उसमें पिलाया जाता है। ये थोड़ी सी व्यवस्था जो है वो खराब है। मतलब जितना पैसा खाने में खर्च होता है उतना ही किस पे होता है, ये डोडा पोस्त। और अगर खाना कितनी अच्छा बना लो, शादी में अगर ये नहीं है अफीम डोडा पोस्त, तो इस साइड मानते कि नहीं। आप कभी इस साइड जाएंगे ना पश्चिम राजस्थान में, क्यों बाड़मेर में आप कभी शादी में गए, अभी तो क्या पता बंद हो गया, चल रहा है अभी। पहली बार में जाते ही वहां पर जो है सबसे पहले सिस्टम में वो लोटा लेके आएंगे भर के। एक बार हम गए थे, लोटा हाथ में दिया, हमने सोचा भाई पानी है, फिर देखा तो उसमें अलग टाइप का भाई पानी, कई बार तालाब का पानी होता तो थोड़ा सा वो होता है, तो लोटा लेके आए तो पी लेना है। 2 घूंट लिया, मैंने कहा पानी का टेस्ट है। फिर मैंने कहा भाई साहब पानी नहीं, ये मनवार है, अब आप 2 घंटे रुको, अब खाना हाथों हाथ ही मत खाना, अब आप चाय पियो और उसके बाद तराटी आएगी आपके अंदर से, और फिर जो है वो हैं। हाँ खूब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ है, कल्चर है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो इन मामले में, मनवार के मामले में, इन मामले में है, अभी भी परंपरा है। अब लिखो तुम इसको,
पंचायती राज के कार्य। मैं कह रहा हूं दोनों पक्ष है इसमें, गलत है, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जब तक है तब तक वो आपको एकदम से बदलाव नहीं करने देंगे, वो एक बार तो करेंगे, कम कर दीजिए। वो कह रहे हैं हमारे लिए क्या मनोरंजन है भाई, तुम तो इंस्टाग्राम पे रील देख ले तो भाई हमारे लिए तो ये है ना, दो लोग आएंगे मिलेंगे। और पहले ये कल्चर इसलिए हुआ क्योंकि पहले किसी की घर में जब मौत हो जाती थी, मृत्यु भोज उस समय जो है, उस समय ये 12 दिन बैठने वाला सिस्टम इसलिए था ताकि उसके माने वहां जाए और जाने के बाद उनके परिवार को, लोगों को सांत्वना दे, भाई देखो वो भी गया है, ये भी गया है, एक दिन सबको जाना ही है, ताकि उनको ये परिवार में किसी के खोने का वो इतना महसूस नहीं हो। अब क्या कल्चर है, अब तो पहले फोन करके पूछते हैं कि वहाँ क्या मिठाई चल रही है कि क्या चले। पहले केवल घर का बुजुर्ग जाता था और वहाँ बैठ के पानी वानी पीता, हुक्का चाय बीड़ी जो भी पीता, खाना होता तो बनता, खाना खा के वापस आ जाता, ताकि पूरे दिन उनके साथ में बैठते और बैठने के बाद उनको लगता कि 15 दिन तक अगर लोग उनके साथ बैठे रहे तब इनके लिए ऐसा मतलब ठीक थी व्यवस्था। लेकिन अब तो क्या होता है, एक ही दिन जाते हैं सारे, वार फिक्स होते हैं कि इस दिन जाएंगे सारे, और उसी दिन अच्छा खाना बना के सबको खिला के, मतलब मृत्यु के तीसरे दिन मिठाइयाँ शुरू कर देते हैं। कई बार तो सोचते हैं यार मृत्यु परसों मृत्यु हुई है और आज, और उसी में कई बार जो है वो क्या कर देते हैं, शादी। किसी अनजान व्यक्ति को आप लेकर आओ, अनजान मतलब जिन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं है, और उनको लेकर और वहां उनको बताओ मत पहले क्या व्यवस्था है। तो जब उनका मृत्यु भोज वाला दिन होता है, उसी दिन देखा ऐसे व्यवस्था होती है कि एक तरफ तो महिलाएं रो रही हैं, एक तरफ शादी हो रही है, बारात आ रही है, पटाखे डीजे फूट रहे हैं, मतलब जबकि पूछा ये है क्या कि 3 दिन पहले या 10 दिन 15 दिन पहले किसी की क्या हुई है, मौत है। मतलब सब जगह है ये, अपन तोड़ नहीं सकते इनको। एकदम से कहते हैं ना मैं तो करूंगा ही नहीं, तो आपको समाज से बहिष्कृत क्यों होगा, बस आप समाज के लायक हो ही नहीं, तुम्हारी शिक्षा में धूड़ है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो वो है ना, है खूब है ना ऐसे उदाहरण। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, इसलिए जो व्यवस्था है शिक्षा आएगी अपना आप ही धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लिखिएगा पंचायती राज संस्थाओं के कार्य। कहां से, हाँ ये जोधपुर में भी आ गया। अब है ऐसी व्यवस्था, आने वाले समय में तो इसे भी खतरनाक है। ये अंतिम पीढ़ी है जो थोड़ी इन मामलों में अभी तक परंपराएं, रीति रिवाज, ये कुछ संस्कार ये है। इसीलिए तो बीच में मैंने बताया कर्तव्य जोड़ने की बात कही कि बच्चों को पारिवारिक और नैतिक मूल्य दिए जाएं, ताकि बच्चों की पिताजी कौन, ये हमेशा बच्चे को पता रहे कि ये मेरे पिताजी हैं। लेकिन आजकल तो इस सिस्टम क्या है, बहुत ही खराब है। पॉप्स आ गया है, पॉप्स जब से आया है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य में ध्यान रखना है कि 11वीं अनुसूची में जो भी विषय है, कौन सी अनुसूची में कितने विषय हैं, 29, उन सभी विषयों पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य कर सकेगी। लेकिन विषयों का निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधान। कितने देने हैं ये राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किया जाएगा। राजस्थान में एक बार 18 विषय दिए गए थे, लेकिन बाद में 2 विषय वापस ले लिए गए, तो कितने रहे, 16। फिर 2 अक्टूबर 2010 को एक समिति बनी थी, वीएस व्यास समिति, और वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर जो है 5 विषय और दिए गए, जिसमें एक है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा, तीसरा है कृषि, चौथा है महिला व बाल विकास, और 5वां है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। सामाजिक न्याय व क्या है, अधिकारिता। तो कितने विषय हैं आपके, 18 और 5 कितने हो गए, 23। लेकिन अगर पूछे 21 या 23 तो कितने करोगे, दोनों विकल्प में आ जाए तो किसको करोगे, 21 नहीं हो तो आप किसको कर सकते हैं। अभी 5 विषय कौन से दिए गए वो ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, कृषि, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। कौन सी डेट को दिए थे, 2 अक्टूबर 2010। कौन सी समिति, इन विषयों को कितना देना ये कौन तय करेगा, राजस्थान में एक समिति बनी थी, गुलाबचंद कटारिया समिति। उन्होंने कहा था कि सभी 29 विषय इन पंचायती राज संस्थाओं को क्या कर देने चाहिए, सौंप देने चाहिए। लेकिन अभी तक कितने मिले हुए हैं, 21। कुछ ऐसे विषय हैं जो अभी तक राजस्थान में पंचायती राज को नहीं दिए। देखिएगा
कल तो आपका हो जाएगा सिलेबस, फिर एक दिन और मान लीजिए। क्वेश्चन आंसर मतलब एमसीक्यू टाइप के सारे एक दिन करवा दें आपको, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करवा देना, ठीक है। मतलब 2 दिन मान लीजिए। आज आपका पंचायती राज लगभग हो जाएगा, उसके बाद हाँ पूरा हो ही जाएगा ना। और उसके बाद कल आपका एक टॉपिक रहेगा नगरीय निकाय, छोटा सा आधे घंटे का, और नगरीय निकाय के साथ ही एमसीक्यू टाइप के क्या हो जाएंगे प्रश्न। तो या तो कल हो जाएगा, नहीं तो संडे को क्या है, नहीं होती ना संडे की क्लास हमारे, फिर मंडे को, सोमवार, मतलब या तो कल या फिर मंगलवार को हो जाएगा, सोमवार को। लिखो इसको, बाकी का जो रह गया है वो बाद में करवा दिया जाएगा। लिखिए इसमें 11वीं अनुसूची में उल्लेखित, 11वीं अनुसूची में उल्लेखित है सभी 29 विषयों पर, सभी 29 विषयों पर पंचायती राज संस्थाएं, सभी 29 विषयों पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य कर सकेगी। 29 विषयों पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य कर सकेगी, लेकिन इन विषयों का निर्धारण, लेकिन इन विषयों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। इन विषयों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। राजस्थान में 2 अक्टूबर 2010 को 2 अक्टूबर 2010 को वीएस व्यास समिति, टेस्ट का सिलेबस बता दिया आपको, पूरी पॉलिटी है, संविधान वाला पूरा भाग, 1 तारीख को। एक का मतलब छुट्टियों के बाद अब जब वापस आएंगे ना, तो उसके बाद एक दिन 2, 30 और 31 वो आपको सूचना दे दी जाएगी ना। 2 दिन बाकी है ना, 2 दिन तो है नहीं, संसद से नहीं, एक बार पूरा कंप्लीट, ताकि उसके बाद ने आप एक बार पूरा क्या कर सकें, रिवीजन। बाकी सूचना मिल जाएगी आपको, कब होगी कैसे होगी, 1-2 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा ना। आप तो बस छुट्टियों में अगर आपको लगे कि हाँ बहुत ज़रूरी है तो जाना चाहिए, और अभी वैकेंसी नहीं है तो एक बार जाके आ सकते हैं। वापस घर वालों को बोलना कि वैकेंसी के बाद ही आऊँगा या दीपावली पे। और कई बार ऐसा होता है ना, जब अब ज़बरदस्ती नहीं रहना है, जब आपके सब साथी जा रहे हैं, आपका भी यहाँ, कई बार अपन जोश में रह तो जाते हैं, फिर बाद में जो 2 दिन दुख होता है ना, वो तो वो नहीं करना है, वो दुखी नहीं होना है। अगर लग रहा है कि 2 दिन सब घर वालों से मिल, लेकिन जाओ तब ये बैग वैग यहीं छोड़ के जाना है, उल्टा साथ में लेकर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। कई बार ले जाते हैं और वहाँ फिर घर वाले हमें देख कर यूँ लगता है कि ये पढ़ किताबें लेकर आया है, और हमें लगता है कि घर जो आए हैं 2 दिन, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई तो वह कर ही रहे थे। तो जब मौज करनी होती है उस दिन सोचना ही नहीं है कि अपन पढ़ रहे हैं, ऐसा समझना है कि सिर्फ हाँ, और जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा सोचना है कि अपनी दुनिया पूरी क्या है, अलग है। अपन क्या करते हैं, बीच वाला माध्यम अपनाते हैं कि कुछ दिन कुछ पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं, आधा वो वाला, तो वो होगा नहीं। और जो विद्यार्थी या तो 100% पढ़ाई, या फिर मौज तो करनी है, फिर बाद में नौकरी लग गई तो नहीं लगी तो भी मौज ही करनी है लगी तो ढंग से मौज करनी है, और नहीं लगी तो मामला बहुत ही क्या है, मुश्किल है। अब यानी ये कोरोना एक आया है, कोरोना जैसी 2-3 बीमारियां अगर आ गई लगातार, तो सरकारी नौकरी की इतनी अहमियत होगी। कोरोना के बाद ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है। कोरोना से पहले सरकारी नौकरी में ज़्यादा नहीं था कि पेंशन गहलोत जी ने बंद कर दी थी उस समय केंद्र सरकार ने, पूरे सभी में ओल्ड पेंशन। और इनके अलावा कि 40, 50, 60 हज़ार रुपये तो कहीं कमा लेंगे, लगेगी तो ठीक है, नहीं तो अब बहुत ज़ोरदार व्यवस्था है, पेंशन भी मिलेगी। सैलरी इतनी बढ़ा रहे हैं राज्य कर्मचारियों की, खुश करने के लिए सरकारें जो हैं वो बहुत कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब देखो हॉस्पिटल में आपको भारत का कोई भी महंगा से महंगा हॉस्पिटल हो, और वहाँ जाकर जो है आपको कार्ड फेंकना उनके काउंटर पे, ये लो, और बस उसके बाद आपकी दवाइयाँ, हॉस्पिटल, मेडिसिन, जाँचें, सब कुछ फ्री। और आपकी नहीं, अपने पूरे परिवार वालों की। पूरे परिवार मतलब अपने मम्मी पापा हैं, या फिर अगर शादी हो चुके हैं तो आपके बच्चे और आपकी पत्नी, बस हो गया।
नहीं हुई। अरे हो जाएगी, नहीं इतना तनाव क्यों ले रहा है? जैसे ही शादी का नाम हुई, मन के भीतर से यूं ज्वार फूटता है कि क्या पता कब होगी, ये बड़ी बड़ी बात है शादी, है ना, सबकी होगी 100%। अभी लिंगानुपात क्या है? ठीक है, बढ़ा हुआ है। ऐसा सोचना नहीं है कि नहीं होगी। अगर नौकरी लगी तो ढंग की होगी थोड़ी, मतलब आपके पास विकल्प रहेंगे 1 2 3, नहीं तो फिर लॉटरी खुलेगी। हाँ, है ना, लिखो इसको। 2 अक्टूबर 2010 को वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर 5 विषय प्रदान किए गए। वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर कितने विषय प्रदान किए गए? 5 विषय। वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर 5 विषय प्रदान किए गए। विषयों का नाम लिख लीजिए। वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर 5 विषय प्रदान किए गए। नाम लिख लीजिए। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, कृषि, महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय व अधिकारिता। महिला व बाल विकास और क्या लिखेंगे? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन में लिख लो 16 + 5 और दूसरे क्वेश्चन में लिखिए 18 + 5 और 16 + 5 में पहला क्लिक कर लीजिए। अधिकारिता, अधिकारिता, सामाजिक न्याय, समाज में न्याय की व्यवस्था, ऐसा कुछ है नहीं इनमें विशेष। ये नहीं काम करती ये अनुसूचित जाति, जनजाति, ये छात्रावास वगैरह नहीं बनते वो सारे उसमें, कि विशेषकर जो समाज में वंचित वर्ग माना जाता है उनके समाज की मुख्य धारा में जो प्रावधान किए जाते हैं वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता। दोनों में से पहले प्राथमिकता किसको देनी है? 16 + 5 = 21, फर्स्ट और ये सेकेंड। ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा, ये वाला ध्यान रखना थोड़ा सा, 5 कौन से जोड़े गए, और अगर पूछे तो अभी वर्तमान में राजस्थान में कितनी विषय पर काम कर रही हैं? 21 विषय पर। इसके बाद कौन सा अनुच्छेद आएगा? एच में पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति। और ऐसा कोई है नहीं जिसमें पंचायती राज संस्थाएं क्या लगाती हैं? गांव में जो मेले बाजार भरते हैं उसमें लगा सकते हैं, और आजकल वो भी क्या हो चुके हैं? एच के बाद आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग। अभी तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं? आई के बाद क्या है? 243 HIJ। जे में है राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया जा सकेगा? लेखा परीक्षण किया जा सकेगा। लिख लीजिए इसे। 243 राज्य वित्त आयोग तो आप पढ़ चुके हैं ना? अब तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं? 16 + 5 क्या है? 16 विषय पहले थे, 5 और दिए, तो 16 और 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 21। अभी राजस्थान में कितने विषय पर काम कर रही है पंचायती राज संस्थाएं? 21 विषय पर। जे में है राज्य विधानमंडल द्वारा
विधि बनाकर पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया जा सकेगा? लेखा परीक्षण। राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर पंचायती राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण किया जा सकेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर पंचायती राज संस्थाओं का क्या जा सकेगा? लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण समझ गए? सीएजी में पढ़ा था ना आपने, ऑडिट का काम। लेखा परीक्षण किया जा सकेगा। अगला जो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है 243 कौन सा है, और 243 के में ध्यान रखना है राज्य कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग। 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसमें सुनना, राजस्थान में जो है एक सदस्यीय आयोग है। कैसा आयोग है? एक सदस्य क्या है? आयोग है। और इस एक सदस्य को क्या बोला जाता है? राज्य का क्या है? निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बन सकता है? योग्यता की बात करें तो सेवानिवृत्त वरिष्ठ कैसा अधिकारी? आई अधिकारी। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल द्वारा। किन के कहने से करते हैं? मुख्यमंत्री की परामर्श से, यानी राज्य मंत्री परिषद की परामर्श से। राज्य मंत्री परिषद की परामर्श से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति के बाद है कार्यकाल या त्यागपत्र। ये त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष या कितने वर्ष हैं? 65 वर्ष। इनके बाद आपका ध्यान रखना है पद से हटाना। पद से हटाना किनके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। राज्य में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़। वर्तमान में अभी कौन बने हैं? ये आपके पूछा था पिछली बार। मधुकर गुप्ता से पहले थे प्रेम सिंह मेहरा। इसके बाद इनका कार्य क्या होता है? पंचायती राज संस्थाओं का क्या करवाना? चुनाव। संस्थाओं का क्या करवाना? चुनाव। राजस्थान में कितनी बार चुनाव हो चुके हैं अब तक? 11 बार चुनाव। और 11 में से कब कब हुए हैं? तो सबसे पहले 1960 में, फिर 1965 में, 1960 में, फिर 1965, फिर 65 से लगाकर अगला 78 में, फिर 1981 में, फिर 1988 में। और ये जो चुनाव है ये तो करवाए किन्होंने? विधानमंडल ने नहीं करवाए हैं, ये करवाए हैं पंचायती राज विभाग द्वारा। और ये जो चुनाव करवाए हैं इसके बाद 1995, 2005, 10, 15 और 2020। और ये चुनाव करवाए किन्होंने? राज्य निर्वाचन। अब तो कितनी बार चुनाव हो चुका है। और इसके अलावा आपका जो है ये मतदाता सूचियों का प्रकाशन करवाना वो सारा।
और मतदाता सूचियों के प्रकाशन के लिए एक बीएलओ की नियुक्ति हर एक बूथ स्तर पर होती है। और बीएलओ कौन होता है? वो शिक्षक ही होता है, और उनका काम होता है कि अपने बूथ क्षेत्र में जो भी किसी की उम्र 18 वर्ष हुई तो वो जोड़ना और है तो हटाना। और वो बीएलओ की नियुक्ति वगैरह किन के द्वारा की जाती है? एसडीएम के द्वारा। और एसडीएम ही क्या होता है? उस उपखंड क्षेत्र का क्या होता है? निर्वाचन अधिकारी। जिले में कौन होता है? जिला कलेक्टर ही क्या होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। जब भी इनको और अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो अतिरिक्त कर्मचारी किन के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा। लिखिए इसे, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन? हाँ अलग है ना, अलग अलग है। और आजकल तो आधार कार्ड को किससे लिंक किया जा रहा है? परिचय पत्र से। पहले तो क्या था कि शहर में भी नाम है, गांव में भी नाम है, होता है ना ऐसा। जैसे मेरा शहर में भी है, गांव में भी है, तो शहर का वोट होता है तो पार्षद के वोट में वोट देते हैं, गांव में वोट होता है तो गांव में दे देते हैं, और साथ में चुनाव होता नहीं है। समझ रहे हैं? अब क्या है? अब क्या व्यवस्था होगी? अब तो यह है कि एक जगह रहना है, या तो गांव में रहो, इसलिए तो मोदी जी लिंक करवा रहे हैं सबको, ताकि वास्तविक कितने वोटर हैं वो पता चले। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है ना कि जनगणना तो है कम जनसंख्या और वोटर की संख्या क्या है? ज़्यादा। मतलब किन्हीं का दो जगह नाम है, जैसे यहाँ से कोई बिजनेस करने के लिए बाहर गया है, मतलब बाहर किसी दूसरे राज्य में, और वहाँ भी हमारे राजस्थान के खूब सारे लोगों के वोटर लिस्ट में क्या है? नाम है। और यहाँ पर भी है, दो जगह नहीं रहेंगे। अब एक ही जगह मत देने का अधिकार होगा, या तो यहाँ दो और या फिर बाहर दो। इसलिए देखा अभी अभी है ना वो लिंक किया जा रहा है कि अब आधा तो लिंक करवाने में निकल गया। बहुत सारे देखो ये इससे फिर इसके बाद आपका आधार नंबर ही सब कुछ होगा। जैसे आधार नंबर डाला तो सबसे पहले आधार कार्ड को किससे लिंक करवाया? बैंक। उसके बाद आधार कार्ड को किससे लिंक करवाया? पैन कार्ड से। अब आधार कार्ड को किससे लिंक करवा रहे हैं? बस आधार नंबर डालते ही आपके सारा जो है वो बायोडाटा पता चल जाएगा। तो आप कौन है, कहाँ से हैं, कितना अकाउंट में पैसा है, क्या ले काम में, कंप्लीट डाटा। हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना बाध्य नहीं है आप। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। हाँ, आजकल आधार कार्ड के बिना सबसे, जब आधार कार्ड नहीं था तो अपन वोटर आईडी वगैरह, आजकल वोटर आईडी तो है ही नहीं लोगों के पास। सब जगह जाते ही क्या फेंकते हैं, और एक निकालने में भी आसानी है। कहीं से भी कुछ आधार नंबर याद होने चाहिए, ओटीपी आया और हाथों नया निकल गया। इसीलिए थी मोबाइल सिम कार्ड वालों ने बेचारों को अलग से कुछ प्लान लाना पड़ा। अब क्या कर रहे हैं? थंब वगैरह दे रहे हैं ना, आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। पहले क्या था, केवल एक आईडी चाहिए थी, हमें सिम कार्ड उपलब्ध हो जाता था। अब केवल आईडी से काम नहीं चलता है, इनके साथ फोटो लेते हैं, इनके अलावा आपका फिंगर वगैरह लेते हैं, उसके बाद होता है। तो फ्रॉड बहुत सारे हैं। मेरा डिवोर्स हो गया, मैं क्या करूं भाई, तुम मर जाओ। क्या कुछ नहीं, पढ़ो, नौकरी लग जाएगी, जल्दी लगेगी। कट ऑफ सबसे कम इन्हीं की जाती है। आपके लिए नहीं है, केवल महिलाओं के लिए है ना। ऐसा होना तो पुरुष आज शादी करे कल तोड़ दे, नौकरी के लिए तो कुछ भी संभव है। पहले बहुत सारे ऐसे लगते भी थे, जब ऑनलाइन सारा डाटा नहीं था, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते उस समय भर लेते थे, और बाद में लग जाते, बाद में कुछ दिन अलग अलग रहते हैं, और इसके बाद खूब सारे लगे हुए ऐसे। विवाह का नहीं मांगते हैं। अब तो खूब सारे ऐसे हो गए कि उसके बाद कोर्ट का एक वो है ना, डिवोर्स के बाद निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद भी साल 6 महीने के बाद आपको ये सारे अधिकार वगैरह मिलेंगे। नहीं तो पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ था नहीं। अब शपथ पत्र ऐसा थोड़ी है कि महिला पर विवाह करने पर, पहली बात तो ये अधिकार किन को मिल रहे हैं? महिला को मिल रहे हैं। और महिला को मिल रहे इसका मतलब हुआ कि महिला तो वापस शादी कर ही सकती। सरकार तो उल्टा क्या कर रही है, विधवा विवाह को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि आपकी अगर शादी नहीं हुई है, अगर हो गई है, बीच में जो पति की मृत्यु हो गई है या डिवोर्स हो गया, तो वापस से विवाह उनका हो, ये सारे प्रयास होती है। लेकिन एक बार जब तक उनकी नहीं होती हैं
देखा हूं कई बार ऐसे डिवोर्स के बाद वो जब तक शादी नहीं करती हैं तब तक जो है वो नौकरी वगैरह नहीं लग जाए, उसके साल 2 साल बाद वो क्या कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं, लेकिन कहते नहीं है किसी को। अब तो क्या कि ऑनलाइन है आपका वो क्या बोलते हैं उसे, एक आईडी है ना, कौन सी, एसएसओ आईडी, एसएसओ आईडी डालते ही जो है वो सारा डाटा उनमें निकल जाएगा। आपने कब कब परीक्षा दी, किसका दिया, क्यों दिया, कितने नंबर आए, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, बस आईडी पासवर्ड आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं तो पहले कौन से कोटे से मैंने फॉर्म भरा पता ही नहीं था, फॉर्म तो कैसे था, ऑफलाइन था, डाक से भेजते थे, प्रवेश पत्र डाक से आता था, एग्जाम दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिए, उसके बाद नौकरी लग गई। आजकल डॉक्यूमेंट भी स्कैन होके सारे उनके पास जाते हैं, पहले से पता है कि कौन से कोटे से भरा है ये सारा। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आई तभी विधवा हुए या वैकेंसी आई तभी डिवोर्स हुए, वो नहीं है। अब आजकल तो ये है ना कि जब तक दूसरी पूरा डिवोर्स वाला मामला नहीं होगा तब तक जो है वो पुरुष विवाह भी नहीं कर सकता। अगर विवाह कर रहा है, आज ही न्यूज़पेपर में था, एक व्यक्ति ने क्या करा, डिवोर्स से पहले वापस से विवाह कर लिया, चोरी छुपे, और महिला ने इसको लेकर कहा कि ये है, तो न्यायालय ने कहा कि जब तक ये नहीं होगा दूसरी शादी आपकी वैध नहीं मानी जाएगी। और ये भी है कि हिंदू धर्म में एक व्यक्ति जो है हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार एक ही विवाह कर सकता है, दूसरी महिला मित्र हो सकती है, पत्नी का दर्जा केवल कितने को मिलता है, एक हो। लेकिन अपने गांव में कौन सा वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कब पंजीयन करवाते, कुछ ही नहीं, सीधा का सीधा वो वोटर लिस्ट में शादी होती है, वोटर लिस्ट में नाम। आजकल तो नाम भी थोड़े से ढंग से तो है, पहले का वोटर लिस्ट देखना, आज से कभी मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, कभी यूँ तो नाम होता है जैसे रमेश, तो रमेश ही की लुगाई नाम, हाँ ऐसा ही नाम होता, और बताते और नहीं थे, यूँ थे ना कि तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है मेरी पत्नी का नाम उनसे पूछना। अभी भी है ना, महिलाएं अभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, लेती हैं गाँव में कि नहीं नहीं ये इनके पिताजी हैं या उनके वो है, इनके ये है, नहीं है। जैसे सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन है वो नाम लेने से तो फिर इसलिए पति मतलब महिलाएं जो इन मामले में पतियों का पूरा ख्याल रखती हैं, नाम कितने सारे फास्ट करते हैं, मतलब ताकि पति जो हैं वो जीवन है। कल क्या है, वो तो एक पति को मारा, कितने पतियों ने पत्नियों को मार दिया है, तो वो तो समाज है? लिखो इसको, मारने वाले तो 1 मिनट में आजकल हर व्यक्ति जो है वो भरा हुआ है, किसी व्यक्ति को अपने को छेड़ना ही नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। अब क्या पता आजकल ये 21वीं से हर व्यक्ति मतलब 90% लोग जो हैं वो किसी न किसी कारण से तनाव में ही है। आप मजाक के मूड में, और अगर आपका अच्छा मित्र आपने मजाक कर लिया तो कभी भी आपके सिर पे पत्थर की ठोक सकता है वो। क्या पता व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना, कार्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना। और राजस्थान में ध्यान रखना 11 बार कब कब हुए वो वर्ष ध्यान रखिए। पाँच बार करवाए हैं पंचायती राज विभाग ने और 6 बार करवाए राज्य निर्वाचन आयोग ने। कल हो जाएगा आपका सिलेबस पूरा। कल क्वेश्चन भी हो जाएंगे और छोटा सा टॉपिक नगरीय निकाय वो भी हो जाएगा।
कौन से? नहीं नहीं, नोट कर लिया सभी ने? कौन सा अनुच्छेद हो गया है? 243 है के के बाद अगला ध्यान रखना है 243 एल, और मैं एल में लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने हेतु राष्ट्रपति को अलग से क्या जारी करना पड़ेगा? आदेश जारी करना होगा। एल के बाद ध्यान रखना है 243 एम में लिखा है वे क्षेत्र जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, लागू ही नहीं है। कौन कौन सा है? एक तो ध्यान रखना है मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर का कौन सा क्षेत्र है? पर्वत। दूसरा ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। क्यों प्रसिद्ध है भाई दार्जिलिंग? कौन से वाली पीते हैं? दार्जिलिंग वाली नहीं पीते हैं? दार्जिलिंग की चाय सबसे बढ़िया होती है, टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है, हैं? अपन क्या है चाय पीते हैं, जो पीछे बच जाता है ना इंडिया में कि जो बाहर नहीं बिका कहीं दुनिया में, वो सारा हमारे पास आता है। क्योंकि अपने को चाहिए कितना कि 200 रुपये किलो चाहिए हमें चाय। और चाय कभी आप कहीं जाएंगे बाहर, जैसे मैं आपको बता दूं, कभी नौकरी लगने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट में आप जाएंगे या मुंबई एयरपोर्ट पे चाय की बड़ी बड़ी दुकान है, वो आपको चांदी के बर्क निकलेंगे, ढक्कन खोलते अंदर से यूँ निकलेंगे, वाह 20-20 हज़ार 1-1 लाख रुपए किलो की चाय। कितने लाख? 20 हज़ार से 1 लाख रुपए किलो। और वो दूध मिला के नहीं पीते। अपने दुनिया में कहीं चाय उगती ही नहीं है, इंडिया में विशेषकर राजस्थान में जो ना वो कहते कि यार उगी नहीं। एक तो ये एक और बड़ा मामला ही हमें गड़बड़ कर। मैं गांव में देखा महिलाएं इतनी बड़ी बड़ी वो, तो वो दार्जिलिंग क्षेत्र में पंचायत राज के लिए अलग व्यवस्था है। तीसरा ध्यान रखना है नागालैंड, मणिपुर व मेघालय, ये पूरे राज्य ध्यान रखना है। और एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण के प्रावधान नहीं है। मणिपुर, अच्छा मणिपुर आ गया ना, वापस आ गया। मिजोरम है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर का केवल पर्वतीय क्षेत्र। एल में केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो तो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति को अलग से क्या जारी करना पड़ेगा? आदेश। फर्स्ट ग्रेड का भी वैकेंसी है ना, वैकेंसी आती है तो ये फर्स्ट ग्रेड के गुरुजी आते हैं। नहीं, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो है ना वो फर्स्ट ग्रेड में केवल संविधान, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर तो ठीक है, सेकंड पेपर का सिलेबस बहुत अथाह है। अथाह होने का मतलब है कि
मैं कह रहा हूँ बहुत ही व्यापक सिलेबस है उनका है। पहले सेकंड गेट बन जाओ, बाद में फर्स्ट गेट बन जाएंगे। फर्स्ट गेट क्या क्या थिंकर वगैरह बहुत बड़ा वो पड़ जाता है, फिर उनके लिए अलग से पूरा टाइम हो, उनके लिए अलग, केवल फर्स्ट गेट ही चले फिर, कि फर्स्ट गेट का गुरुजी जो पढ़ा था उसको केवल फर्स्ट गेट पर समर्पित होना पड़ेगा। दोनों में नहीं होगा, मैं जीके वाला पार्ट भी ले लूँ, फर्स्ट गेट भी ले लूँ, ये दोनों फिर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फर्स्ट गेट में थिंकर वगैरह है या फिर अपने तुलनात्मक राजनीति है, आईआर है, वो बहुत लेवल का पढ़ संविधान तो 20%, मैंने पॉलिटिकल टोटल भाग ही 20% है, बाकी आईआर है, आपके तुलनात्मक राजनीति है, इंडियन थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर है, वो जब पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको कोटेली पढ़ाएंगे तो कोटेली पढ़ना पड़ेगा खुद को खूब, है ना, मनु पढ़ेंगे तो मनु को खूब पढ़ना पड़ेगा। वेस्टर्न थिंकर के तो नाम ही ऐसे हैं, तो नाम याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है। उनकी इतनी इतनी किताबें हैं, कौन सी किताब ने राज्यों को लेकर क्या कहा, मैंने उनमें बहुत सारी बातें, आप खूब सारी मेहनत की आवश्यकता होती है, और वो जो हैं और वो इतना हैवी नहीं, फर्स्ट ग्रेड में जो है वो एक वो होता है ना, वो हुजूम जितना सेकंड ग्रेड में है, जितना रीट थर्ड ग्रेड में है, उतना फर्स्ट ग्रेड में नहीं। और फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादातर जो छुट्टियों का समय होता है, वो ज़्यादा थर्ड ग्रेड के गुरुजी फर्स्ट ग्रेड बनने बहुत आते हैं, उन समय विशेष बैच चलाई जाते हैं, 40 दिन में 45 दिन में उनका सिलेबस क्या करवाया जाता है पूरा। हाँ 45 दिन में उनके 8-9 घंटे क्लास रहते हैं, 6 घंटे कम से कम सब्जेक्ट की, 6 घंटे गुणा 40 दिन 45 से। फिर वो विशेषकर सरकारी कर्मचारी जो ना, वो कौन से ग्रेड के लगे हुए हैं, थर्ड, उनको लगता है छुट्टियां हैं 1.5-2 महीने की। और पिछली बार तो वो घी के वो लेके आए थे साथ में खूब जने, हो 2-3 मास्टर आ गए और साथ में 10 किलो घी की वो भरनी भर के साथ में, कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, घर वालों को कहा है तैयारी करेंगे, बढ़िया हलवा बनाते थे रोज क्लास में, टिफिन भर भर के हलवे लाते थे, आराम से जीमेंगे, मरने तो खुद ही बनाएंगे और खुद ही खाएंगे। और 1.5-2 महीने के बाद वो इतने मोटे मोटे होकर वापस गए हैं। और अपनी तो उल्टी इससे, क्योंकि उनको दिक्कत ही नहीं ना भाई, बैठे हैं सैलरी तो मिल ही रही है, और घर में रोज रहता है ना व्यक्ति, हर रोज घर में, तो उनको लगता है कि महीने भर के लिए कहीं कोई बहाना हो ताकि वो आराम से रहे। कुछ गुरुजी सुबह 9 बजे आते थे कि हाँ ठीक है व्यवस्था चल रही है सही से, तो वो उनका अलग सिस्टम है। नोट कर लिया सभी ने। और कुछ तो आए थे जिनको मतलब वो वास्तव में जो मीडिया ने पूछा था ना एक बार, तो यूँ कि बताओ इंग्लिश में टीचर हो, इंग्लिश की मीनिंग क्या है, तो वैसे कई गुरुजी के हाल थे। वो थर्ड ग्रेड के गुरुजी थे, उन्होंने पढ़ाया नहीं कभी, तो करंट से बिल्कुल ही वो क्या थे। उस समय द्रौपदी मुर्मू नई नई राष्ट्रपति बने, तो मैंने पूछा राष्ट्रपति कौन है, कोई बोला है प्रणब मुखर्जी। अभी तो उसी में चले, काम ही नहीं पड़ा उनका कभी वापस से। इसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर बाद में कुछ तो बन गए जो अच्छी तैयारी करी, क्योंकि इस बार कट ऑफ क्या गई, सबकी कमी गई। दोनों पेपर जो हैं वो लगभग, हाँ फर्स्ट पेपर में किसी का हुआ तो सेकंड में नहीं हुआ, सेकंड में हुआ तो फर्स्ट में नहीं हुआ। और कुछ अभी सोच रहे हैं कि सर उसने थोड़ा सा अगर पढ़ लेते हैं ना, 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, तो वो वापस इसे मौके फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी फिर भी आएगी। क्योंकि अभी तो हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन है, पॉलिटी हिस्ट्री ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अगला कौन सा अनुच्छेद रह गया, एम हो गया। एन और एक ध्यान रखना है 243 ओ। एन में लिखा है कि 1992 से, या 1992 का मतलब है 73वें संविधान संशोधन से पूर्व की कोई विधि है। 73वें संविधान संशोधन से पूर्व की कोई क्या है, विधि है, एवं वो विधि तब तक प्रभावी रहेगी, तब तक क्या रहेगी, प्रभावी रहेगी, जब तक राज्य विधानमंडल उसे क्या नहीं कर दे, अप्रभावी नहीं कर दे, अप्रभावी नहीं कर दे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और 243 ओ में लिखा हुआ है कि पंचायती राज के चुनावों से संबंधित न्यायालय द्वारा क्या नहीं किया जाएगा,
हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लिखिएगा 243 एन और 243 ओ। 244 1 और 2 के अधीन क्षेत्र। हाँ 244 में हो गए ना, कौन से अनुसूचित क्षेत्र जो 5वीं अनुसूची में है ना, उनके लिए है। ये लाइन इसमें और जोड़ सकते हैं, किसमें, एक बार लिखूं फिर ऐड करवा रहा हूं उसमें। आपको इतना याद कैसे हो गया? 1000 बार पढ़ लो, कितनी बार आपको 30% अभी हो गया। 30% तो वही है, दूसरी बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 35 ही होगा। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार पढ़ोगे तो चीज़ें इससे ही हो जाएगी। उसी चीज़ को जब बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के। हाँ, सब पता है आपको तो। अच्छा, पहले केपी सर का पूरा हो चुका है, एक पार्ट है ना, मैंने सोचा मैंने सबसे पहले करवाया है। आज से शुरू हो गए वापस लोक प्रशासन, मतलब वो हो गया लोक प्रशासन आज से हुआ। अभी समाजशास्त्र नहीं हुआ ना आपके? और हर सब्जेक्ट में जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार उसी में खोए हुए हैं पूरे। 3-4 छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, बहुत जोरदार है, और 3-4 केपी सर पढ़ाते हैं बहुत जोरदार तरीके से। कौन सा? दर्शन शास्त्र आपका हो गया, अभी लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, और IR और ये थिंकर वाला मामला है। साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, पॉलिटी तो पढ़ाते हैं, राजनीति विज्ञान से ही फर्स्ट ग्रेड है। हाँ, अभी तो वॉइस प्रिंसिपल बन गए ना। हाँ हाँ, अब लिखो इसको, बहुआयामी, वो कहते हैं ना विशेष प्रतिभा है। वास्तव में है, अपने से एक सब्जेक्ट यूं नहीं होता है, और हर सब्जेक्ट में पढ़ाने का तरीका लिख लिया सभी ने। कौन सा अनुच्छेद हो गया? 243। न्यायालय का हस्तक्षेप मतलब इनका चुनाव करवाना है, परिसीमन है, उनसे संबंधित न्यायालय का कभी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जब तक कोई मामला न्यायालय में नहीं जाएगा। स्वयं खुद की विवेक से न्यायालय इन मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक इसमें और लिखिएगा 244 1। अरे यहाँ देखो, यहाँ वो 2 के अधीन क्षेत्र, 244 1 और 2 के अधीन क्षेत्र, इसमें लिख लीजिए यहाँ पर अगला बिंदु। यहाँ 243 कौन सा लिख रहे हैं? एम में लिखे ना, वे क्षेत्र जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। एम मिला सभी को। इसमें एक तो लिखा मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, नागालैंड का मिजोरम और मेघालय क्षेत्र, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण व्यवस्था नहीं है। इनके अलावा और लिख लीजिए 244 1 व 2 के अधीन क्षेत्र, वहां पर भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अनुच्छेद 244 1 व 2 के अधीन क्षेत्र। एक व 2 के अधीन क्षेत्र नोट कर लिया सभी ने। केवल अरुणाचल प्रदेश, और वो भी कौन सी कैटेगरी? केवल अनुसूचित जाति के लिए। बाकी सब इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति के लिए। लिख लिया सभी ने। अब आपको एक एक शब्द में अनुच्छेद कैसे याद करना, देखिए 243 में तो क्या लिखा था, फिर 243 ए में क्या लिखा है? ग्राम सभा।
बी में क्या लिखा है? पंचायती राज का गठन। सी में क्या लिखा है? पंचायती राज की संरचना। अरे आरक्षण। ई में क्या लिखा है? पंचायती राज संस्थाओं का। एफ में योग्यता या अयोग्यता। जी में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कार्य। एच में क्या लगाने की शक्ति? कर। आई में क्या है? राज्य। जे में क्या है? लेखा परीक्षण। के में क्या है? राज्य। एल में क्या है? वे केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति को क्या जारी करना पड़ेगा? केंद्र शासित प्रदेशों में। एल के बाद एम में जो है वे क्षेत्र जहां लागू नहीं है। एल के बाद क्या आएगा? एम के बाद एन। एन में क्या है? पूर्व की विधि। और ओ में क्या है? न्यायालय द्वारा क्या नहीं किया जाएगा? हस्तक्षेप नहीं। लिख लीजिए ए से लगाकर ओ तक। ए से ओ तक पहले बिना देखे लिख लो। लिख लिया? किसमें? राज्य का महालेखाकार होता है। राज्य में अलग पद होता है महालेखाकार। ऑडिटर वो काम देखता है इसका पूरा। और राज्य का इसका ही नहीं, पूरे राज्य का सारा। और उसके बाद सीएजी को भेजा जाता है। सीएजी उसकी ऑडिट करता है। और उसका कहने का नाम तो राज्य में और केंद्र में दोनों में सीएजी जो है वो ऑडिट का काम तो वही करता है। राज्य का लेखांकन का काम भी कौन करता है? सीएजी। लेकिन राज्य में अलग से राज्य महालेखाकार होता है, वो सारा इसका काम देखता है। लिख लिया सभी ने? ये 243 नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। एच के बाद आई
कम नहीं पड़ जाए बीच में, ध्यान रखना। रफ में कैसे लिख रहे हो आप? घर जाके फेयर में लिखते हो? इतना समय मिल जाता है? सब में रफ में लिखते हो? इनकी ट्रिक यही है कि याद कर लिया जाए, बाकी कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक कुछ ही नहीं है, याद करो ना एक एक शब्द में। उस ये याद हो गए तो नगरीय निकाय की मैं करवा दूंगा, ये तय है। उसकी ट्रिक है, वो केवल आपको ही बताई जाएगी, वो दूसरों को नहीं बताई जाएगी। डी से लगाकर कहाँ तक, अगर ये से याद कर लिया ना तो वहाँ कुछ नहीं है। डी के सामने टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, बस। जैसे पंचायती राज का आरक्षण पूछे तो डी, नगरीय निकाय का पूछे तो टी। पंचायती राज का कार्यकाल पूछे तो ई, नगरीय निकाय का पूछे तो जो भी, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है, कौन सा, ए के मतलब बी, ए बी सी डी वाला, तो ये पंचायती राज हुआ तो नगरीय निकाय हो जाएगा। चलिए अब राजस्थान में क्या व्यवस्था लिखिए। राजस्थान में पंचायती राज, एक पैसा एक्ट रह गया, वो अपन अलग से देखेंगे। राजस्थान में पंचायती राज, राजस्थान में ऐसी कुछ रियासतें थी जहां स्वतंत्रता से पहले पंचायती राज से संबंधित प्रावधान थे। जैसे 1928 में बीकानेर पहली रियासत थी जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। इसके बाद करौली, करौली के बाद जयपुर, जयपुर के बाद मारवाड़, और मारवाड़ के बाद कौन सा, ये ऐसी रियासतें थी जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। कौन कौन सी, करौली, बीकानेर, जयपुर, मारवाड़ और, क्रम ध्यान रखना, 1928 में कौन सी है, फिर 1937 में करौली, 1939 में जयपुर, 1940 में मारवाड़ और 1945 में मेवाड़। 1949 में जो है वो राजस्थान में पंचायती राज विभाग की क्या होती है, स्थापना। पंचायती राज विभाग की क्या होती है, स्थापना। इसके बाद 1953 में जो है वो राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम बनता है। कौन सा अधिनियम बनता है, ग्राम पंचायत अधिनियम बनता है। 1959 में जो है वो राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद क्या बनता है, अधिनियम बनता है। 1960 में आपने लिख लिया, राजस्थान में पंचायती राज के पहले क्या हुए थे, चुनाव। और 23 अप्रैल 1994 को जो है वो अधिनियम लागू होता है। कौन सा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू होता है, 23 अप्रैल 1994। पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन है, वो कब है, वो आपके 24 अप्रैल 1993। एक वर्ष का समय दिया था सभी राज्यों को, इसलिए ठीक एक वर्ष यानी 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम क्या हुआ है, लागू। चल लिखिए, नहीं भरतपुर नहीं थी, बीकानेर, करौली, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़, भरतपुर शामिल नहीं थी। कहीं पढ़ी है तो भरतपुर को बाहर निकाल देना। कहीं हो सकता है कि पढ़ी हमने, कहा था भरतपुर में भी था, नहीं भरतपुर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लिखिएगा, हेडिंग क्या लगाई, राजस्थान में पंचायत राज। लिखिए, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में ऐसी कुछ रियासतें थी, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में ऐसी कुछ रियासतें थी, ऐसी कुछ रियासतें थी जहां पंचायती राज व्यवस्था, जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी थी, जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी थी। पंचायती राज व्यवस्था क्या हो चुकी थी, लागू। लिख लीजिए, 1928 में बीकानेर, 1928 में बीकानेर, इसके पश्चात क्रमशः, वर्ष नहीं लिखना, केवल क्रम ध्यान रखना।
1928 में बीकानेर। इसके पश्चात क्रमशः कौन कौन सा लिखेंगे? लिख लीजिए करौली, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़। करौली, जयपुर, मारवाड़ और क्या लिखेंगे? मेवाड़। अगली लाइन से लिखिए, अगली लाइन से लिखिएगा। राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949। राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949। फिर लिखिए, सही है ना स्पीड? तो फिर ठीक है, ज़्यादा कम हो तो बता देना ना। राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953। अभी कॉलेज लेक्चर की डेट थोड़ी आई है। फिर लिखिए, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959। नोट कर लिया सभी ने? और फिर उसके बाद क्या लिखा है? 1959 है ना? रहा 60 में चुनाव हुए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, ये दिनांक ध्यान रखनी है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994। बचे हुए टॉपिक के एमसीक्यू प्रश्न वो भी करवा लेंगे ना। अंतिम दिन आपके 100 प्रश्न रहेंगे सारे टॉपिक के। तेईस अप्रैल 1994 के नीचे अंडरलाइन करो, ध्यान रखना। 1992 93 नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू होता है? 23 अप्रैल 1994। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994। नोट कर लिया सभी ने? चलिए, अब 1964 में जो है एक समिति बनती है जिसका नाम है सादिक अली समिति। कौन सी समिति है? और सादिक अली समिति ने कहा कि खंड एवं जिला स्तर के जो अध्यक्ष हैं, इस अध्यक्ष का चुनाव जो है कैसा होना चाहिए? एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से हो। और इस निर्वाचक मंडल में जो है ग्राम स्तर के अध्यक्ष, और ग्राम स्तर के अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? सरपंच को भी क्या किया जाए? शामिल किया जाए। ध्यान रखना, कौन कह रहा है? सादिक अली समिति क्या कह रही है कि खंड और जिला स्तर, खंड स्तर का अध्यक्ष कौन हुआ? प्रधान। जिला स्तर का कौन हुआ? जिला प्रमुख। इनका चुनाव कैसे होना चाहिए? निर्वाचक मंडल से। और इसमें ग्राम स्तर का अध्यक्ष तथा सरपंच भी क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। दूसरी 1973 में एक समिति बनती है जिसका नाम है गिरधारी लाल व्यास समिति। कौन से वर्ष की बात है? 1973, 1973। और गिरधारी लाल व्यास समिति ने कहा
कि एक तो ग्राम स्तर पर जो है एक सरकारी अधिकारी होना चाहिए पंचायती राज में। ग्राम स्तर पर कैसा अधिकारी होना चाहिए? और ग्राम स्तर पर सरकारी अधिकारी की बात करें तो हमने किसको बनाया? ग्राम सेवक। लेकिन बाद में जो है इसी का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया? वीडियो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा में? 89। दूसरी बात इन्होंने कही कि वित्तीय मामलों में पंचायती राज संस्थाओं को क्या करने के लिए? आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अधिक से अधिक क्या प्रदान किए जाए? आर्थिक संसाधन प्रदान किए जाए। क्या प्रदान किए जाए? आर्थिक संसाधन प्रदान किए जाएं ताकि वो क्या बन सके? आत्मनिर्भर। कौन से वर्ष की बात है? 1973। तीसरी समिति बनी थी, उसका नाम था हरलाल सिंह खर्रात समिति। और हरलाल सिंह खर्रात समिति कौन से वर्ष की बात है? 1988। रिपोर्ट आती है इसकी 1990। इन्होंने कहा कि एक तो जिला विकास प्राधिकरण, और जिले में कौन सा जिला? ग्रामीण जिला विकास प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी ग्रामीण जिला विकास प्राधिकरण। इनका विलय कहाँ कर देना चाहिए? जिला परिषद में कर देना चाहिए। और हमने इसका विलय कर भी दिया। कौन से वर्ष में करा है? 2003 में। दूसरी इन्होंने कहा कि जो भी प्राथमिक आवश्यकता वाले विषय हैं, कौन से विषय? वह सभी के सभी विषय किसको सौंप देने चाहिए? पंचायती राज संस्थाओं को क्या कर देने चाहिए? सौंप देने चाहिए। कौन सी समिति है? हरलाल सिंह खर्रात समिति। उसके बाद एक समिति और ध्यान रखनी है, वो है आपके गुलाब चंद और गुलाब चंद कटारिया समिति। कौन से वर्ष की बात है? 2009। कि जो भी जितने भी 29 विषय 11वीं अनुसूची में लिखे हैं वो सब के सब किसको सौंप देने चाहिए? 1000 क्वेश्चन करवाओ, 100 से क्या होगा है? कितने करवाओ? 1000। सादिक अली समिति कौन से वर्ष की बात है? 1964 है ना, 1964। इन्होंने क्या कहा? खंड और जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव कैसा होना चाहिए? और निर्वाचक मंडल में गांव का सरपंच भी क्या होना चाहिए? शामिल। इनकी बात की माना नहीं गया। गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश को माना और हमने एक पद सृजित किया। कौन सा? पंचायती राज में ग्राम सेवक। लेकिन 94 के अधिनियम की धारा 89 में चेंज करके इसका नाम ग्राम विकास अधिकारी क्या कर दिया गया? और ग्राम विकास अधिकारी का मतलब क्या हुआ? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी खंड, या आपने वीडियो कर दिया गया। जैसे ना गांव में वीडियो है, पंचायत समिति में वीडियो है, जिला परिषद में सीईओ है। वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु इसे क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध करें। हरलाल सिंह खर्रात समिति ने कहा कि जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण जो है इसका विलय कहाँ कर देना चाहिए? और कौन से वर्ष में कर दिया? और प्राथमिक आवश्यकताओं वाले सभी विषय किसको दे दिए जाएं? पंचायत। और गुलाबचंद कटारिया समिति 2009 में क्या कहा? कि सभी 29 विषय किसको सौंप दिए जाएं? पंचायती राज को। लिखिएगा 1964 में लिखी सादिक अली समिति। सादिक अली समिति कौन से वर्ष की बात है? 1964। और इसमें लिखिएगा सादिक अली समिति 1964 में लिखिए खंड एवं जिला स्तर के जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से करवाया जाए। एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से करवाया जाए। निर्वाचक मंडल के माध्यम से करवाया जाए एवं इसमें ग्राम स्तर के अध्यक्ष अर्थात
ग्राम स्तर के अध्यक्ष अर्थात सरपंच को भी शामिल किया जाए। ग्राम स्तर के अध्यक्ष अर्थात किसको शामिल किया जाए? सरपंच को भी शामिल किया जाए, शामिल किया जाए। दूसरी लाइन से लिखिए, दूसरी समिति लिखिए, गिरधारी लाल, कौन सी समिति है? व्यास, 1973 गिरधारी लाल व्यास समिति। में लिखिएगा, जिला स्तर पर गिरधारी लाल व्यास समिति, जिला नहीं ग्रामीण स्तर पर है, ग्राम स्तर पर पंचायती राज हेतु, ग्राम स्तर पर पंचायती राज हेतु, पंचायती राज हेतु, ग्राम स्तर पर पंचायती राज हेतु एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए। पंचायती राज हेतु एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए। सरकारी अधिकारी की क्या की जाए? नियुक्ति की जाए। पैराग्राफ चेंज करके दूसरी लाइन से लिखिए, पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, पंचायती राज संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। उन्हें अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। अधिक से अधिक कौन से संसाधन उपलब्ध होने चाहिए? वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। नोट कर लिया सभी ने? चलिए एक नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में, धारा 89 में संशोधन करते हुए, 89 में संशोधन करते हुए ग्राम सेवक का नाम, ग्राम सेवक का नाम क्या कर दिया गया? ग्राम विकास अधिकारी। अब आप ग्राम सेवक नहीं कहोगे, ध्यान रखना है ना, क्या कहोगे? ग्राम विकास अधिकारी है वो, ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ग्राम सेवक नहीं है अगर क्या है? वीडियो है। कभी ग्राम सेवक कहकर नाराज हो सकते हैं आपसे। पहले होता था ग्राम पदेन सचिव भी बोलते थे, ग्राम सेवक बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलते हैं? ग्राम विकास अधिकारी। अगली समिति लिखिएगा, तक तो नहीं गए तुम? फिर ठीक है। हरलाल सिंह खर्रा समिति, लिखो तुम इसको। हरलाल हैं? नहीं, खूब लिखा है ना, उसमें कंजूसी नहीं करी है कि पूरा क्या कर दिया जाए, लिख लिया जाए।
हरलाल सिंह खरा। अब इनमें से भी अगर कोई प्रश्न बाहर पूछ लिया ना तो ऐसा समझना तुमसे नहीं हो रहा, किसी से नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा मान के परीक्षा में बैठना है कि अपने को इतना मैटर अगर याद है, फिर भी अगर प्रश्न बाहर है, इसका मतलब है कि इससे वो टफ ही प्रश्न था और ऐसा प्रश्न केवल क्या है, छोड़ना ही। आरपीएससी ने अपने खुद के मामा का नाम पूछा और आरपीएससी के मामा का नाम हमें पता नहीं। और हर एग्जाम में 10 से 20% ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें, जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह में तो कितने थे, 50% मामा के नाम थे। और कितने थे, 50% ही थे। 50% ऐसे थे जो करने योग्य थे, उनमें से विद्यार्थी बेचारा कितना करना पाया, 30, 32, 35, 40%। 40 हुए वो फर्स्ट ग्रेड बन गए। गणित के सेकंड ग्रेड में भी यही हाल हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रश्न आने के बाद, पेपर होने के बाद अभी तक आंसर की नहीं बनी, फिर आरपीएससी नहीं बना के दी कि ये है वो ढूंढ रहे हैं ना, अभी तक नहीं पता। और हर एग्जाम में 2-4 प्रश्न तो जीके में भी ऐसे मिलते हैं जो हर बार जो है नए प्रकार से। अथाह समुद्र है जीके, अथाह पॉलिटी में भी अथाह है, जितना पढ़े उतना ही क्या है, कम है। आपको तो क्या करना है, इसको धीरे धीरे करके दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में क्या करना है, समेटना। और जितना कम सीमित मैटर पढ़ेंगे उसका बार बार क्या करेंगे, भाई हमारे दिमाग में है ना वो इतना सब कुछ नहीं संभव है कि बहुत सारी बातें हमें सब कुछ याद हो जाए और लाइन टू लाइन याद हो जाए। उसके लिए तो आपको छठी क्लास से, इसलिए समय है अभी। आपका कोचिंग वगैरह जो है सेकेंड ग्रेड का वैकेंसी आएगा उससे पहले आराम से पूरा हो जाएगा और आपको पर्याप्त रिवीजन के लिए क्या मिलेगा, समय। उनसे आप बहुत आगे हो जाओगे पहले से, जो वैकेंसी आने के बाद एग्जाम की तैयारी करने के लिए आएंगे। और वैसे बहुत सारे अभी देख रहे हैं, कईयों को लगता है ना कि ये भर्ती सरकार निकले तो अगली साल सरकार, अगर मान लीजिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी इस बार वापस से, तो इनको कॉन्फिडेंस आएगा और अगली बार लोकसभा का चुनाव है 24 में, उल्टा युवाओं को खुश करने के लिए भर्तियां ज्यादा निकलेंगे। बीजेपी की सरकार बनी तो उनको पता है कि लोकसभा के चुनाव फिर है 24 में, इसलिए उनको राजी रखने के लिए वोटिंग तो करेगा युवा। और अभी जो नए मतदाता में नाम जुड़े हैं सबसे अधिक कौन है, राजस्थान में युवाओं की भूमिका है। इसलिए 100% भर्तियां तो आएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा क्या हो जाए, लेट हो जाए, लेकिन अभी आ जाए। अगर 6 महीने तुम्हारा एग्जाम भी हो जाए 4 महीने बाद, तो हमसे इतनी तैयारी थोड़ी होगी 4 महीने में। अभी 2 महीने तुम्हारी कोचिंग पूरी होगी, 2 महीने में कोचिंग, उसके बाद 2 महीने में रिवीजन हम कर नहीं पाएंगे। हाँ 2 महीने तो लगेंगे ना आपके, तो 2 महीने तो हो गए ना, 3 महीने। हाँ मतलब मैं कम से कम मान रहा हूँ ना, बाकी लगभग 2 महीने तो और लगेंगे सब्जेक्ट में आपके, क्योंकि अभी तक भाई बाकी तो छोटे हैं ना, बाकी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इकोनॉमिक्स हैं, समाजशास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र तुम्हारा हो ही गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का मान लीजिए, तो वो थोड़ा सा समय लेंगे। बाकी ये जैसे हिस्ट्री में 100 घंटे में अपन, पॉलिटी में 100 घंटे पढ़े, और 100 घंटे में भी अभी कुछ टॉपिक है तो 120-30 घंटे में जाके पूरा होगा। और 120-30 घंटे में तुम्हारे 3 सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, वो छोटे वाले पूरे हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा माने छुट्टियां वगैरह आ गई दीपावली के बीच में, तो वो थोड़ा 2-3 महीने के समय लगेगा। उसके बाद आपको कितना समय, कईयों ने अभी तक फर्स्ट पेपर देखा ही नहीं है। फर्स्ट पेपर होता है आपका एक, उनको भाई आपको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी फर्स्ट पेपर में, क्योंकि आप जीके तो वैसे ही, पॉलिटी तो पढ़ ही रहे हैं। जो कमीशन वगैरह है वो थोड़ा सा देख लेना, उनमें आयोग वगैरह है। और बाकी फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी फर्स्ट में आती है, सेकंड में आती है, फर्स्ट में आती है। वो साइकोलॉजी थोड़ा सा देख लेना। राजस्थान जीके वगैरह है उसमें, राजस्थान जीके तो अपन पढ़ ही रहे हैं। और क्या फर्स्ट पेपर में राजस्थान वाला ही पार्ट है ना ज़्यादातर। चलिए अगली हरलाल सिंह खर्रा में लिखिए, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1988, और इसमें लिखिएगा जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का विलय, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का विलय, विकास प्राधिकरण का विलय जिला परिषद में कर दिया जाए। जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का विलय कहाँ कर दिया जाए, जिला परिषद में कर दिया जाए। परिषद में कर दिया जाए। अगला लिखिए, क्वेश्चन में लिख लिए 2003 में विलय। विलय कब कर दिया है, 2003 में, 2003 में विलय। अगली लाइन से लिखिएगा, लिखिए प्राथमिक आवश्यकताओं वाले सभी विषय,
प्राथमिक आवश्यकताओं वाले सभी विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्राथमिक आवश्यकताओं वाले सभी विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाए। प्राथमिक आवश्यकताओं वाले सभी विषय किसको सौंप दिए जाए? पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाए। पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाए। नोट कर लिया सभी ने? चलिए लास्ट लिखिएगा अब गुलाबचंद कटारिया समिति। गुलाबचंद कटारिया समिति। और गुलाबचंद कटारिया समिति कौन से वर्ष की बात है? 2009। गुलाबचंद कटारिया समिति 2009 में लिखिएगा। 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 11वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 29 विषय 11वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाए। 11वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाए। लिख लिया सभी ने? अब देखिए पंचायती राज के कितने स्तर हैं। पहला कौन सा है? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। और तीसरा स्तर कौन सा है? तो बताइए पंचायती राज की 3 स्तर का गठन कब, कैसे, कितनी जनसंख्या पर होता है? सबसे पहले तो उसी की बात करते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनमें लिखा गया कि इनका गठन जो है प्रति 3000 की जनसंख्या पर। कितनी की जनसंख्या पर? 3000 की जनसंख्या पर क्या बनेगी? ग्राम पंचायत। इनका गठन है प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर। 1 लाख की जनसंख्या पर क्या बनेगी? पंचायत समिति। इनका है प्रति 4 लाख की जनसंख्या पर किसका गठन होता है? जिला परिषद। तो इनका गठन 3000 की जनसंख्या, इनका 1 लाख। और ये भी सेकंड ईयर में भी पूछा था कि कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद बन सकती हैं? 4 लाख। जब इसका गठन हो जाएगा तो वार्ड भी बनेंगे। और इसमें वार्ड में आपको ध्यान रखना है, इसके लिए न्यूनतम वार्ड कितने चाहिए? तो इनके लिए न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी है? 9। इनके लिए न्यूनतम वार्डों की संख्या है 15। इनके लिए न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी है? 17। यानी 3000 पे कितने वार्ड होंगे? 9। फिर उसके बाद 1 लाख पे कितने होंगे? 15। और 4 लाख पे कितने होंगे? 17। अगर जनसंख्या बढ़ी तो फिर क्या होगा? अतिरिक्त वार्ड भी बढ़ेंगे। और अतिरिक्त वार्ड में इसमें लिखा है कि प्रति अतिरिक्त वार्ड में लिखा है 1000 की जनसंख्या पर कितने वार्ड हैं? 2 वार्ड। यानी मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3000 है तो कितने वार्ड हैं? 4000 हो गए तो 11, 5000 हो गए तो 13, 6000 हो गए तो 15, 7000 हो गए तो 17। ज्यों ज्यों देखिए 1000 जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कितने वार्ड बनेंगे? एक साथ कितने वार्ड बनेंगे? 2 ही बनेंगे। एक वार्ड कभी नहीं बढ़ेगा। और वार्डों की संख्या हमेशा सम में नहीं होकर कैसे होगी? आपके विषम। इसमें लिखा है कि प्रति 15000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर कितने वार्ड होंगे? 2 वार्ड। यानी 1 लाख की जनसंख्या पर कितने? 15। फिर ज्यों ज्यों 1-1 अपने 15-15 बढ़ेंगे जनसंख्या, वैसे वैसे कितने वार्ड बढ़ेंगे? 2-2 वार्ड। मान लीजिए किसी पंचायत समिति की जनसंख्या जो है आपके 1,30,000 है, तो वार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 15 और 2 17 और 2 कितनी हो जाएगी? 19। क्योंकि 1 लाख पे कितने हैं? 15। फिर उसके बाद 1,15,000 पे 17। फिर 1 लाख, तो उसके बाद इसकी कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। इसमें लिखा है कि 4 लाख पे कितने? 17। इसमें लिखा है प्रति 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर
कितने वार्ड हो जाएंगे? 2 वार्ड। यानी मान लीजिए 4 लाख पे 17 है, तो 4 से 5 लाख होते ही वार्डों की संख्या 2 बढ़ गई, फिर और हो गई तो 2 बढ़ गई। तो वार्डों की संख्या बढ़ाने की ये सारे अधिकार किनको दिए हैं? ये किसने तय करा? संविधान में लिखा नहीं है, ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में लिखा है कि 3000 पे 9 वार्ड होंगे, फिर इसके बाद प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड। ध्यान रखना, वयस्क मतदाता शब्द नहीं लिखा है। कौन सा शब्द लिखा है? यहां पर भी कौन सा लिखा है? 1-2 बार प्रश्न पूछे गए कि ग्राम पंचायत का गठन होता है 3000 के मतदाताओं पर, 3000 की जनसंख्या पर, 3000 की जनसंख्या पर। यहां पर भी कितनी जनसंख्या है? 1 लाख। यहां पर भी कितना है? एक बार लिखो इतना। जैसे बना है ना वैसे 3 कॉलम बना के पूरा का पूरा अपन तुलनात्मक रूप से लिख लेंगे इसको। बीच में एक टॉपिक कि पंचायती राज आते ही अपने हो जाएगा 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, और 1 घंटे का आपका नगरीय निकाय है, फिर आधे घंटे में अपन प्रश्न देख लेंगे। हैं? कैसे? आधे घंटे में कितने क्वेश्चन होंगे? पिछली बार 17 मिनट में 60 करे थे। आपके बैच में तो करे थे ना? आ तो तुम्हें सब रहे, केवल टिक करना है फटाफट से बस। तुम जाते जाते ये तो कहोगे, मुझे पता ही है, फॉर्मेलिटी करोगे, यही रह गया था बस। है? 100 घंटे पढ़ाने के बाद भी क्या बोला है? विद्यार्थी है ना, ये बहुत खतरनाक प्रजाति है। संतुष्ट कर ही नहीं सकते ना, 100% कोई हो ही नहीं सकता। नौकरी लगेगी तो है, नहीं तो ऐसा लिखा हुआ थोड़ी था तो कोचिंग में तुम्हें प्रश्न भी करवाए जाएंगे। केवल सिलेबस की बात हुई थी ना, करवा रहे मतलब अतिरिक्त है। ऐसा थोड़ी था कि आपको डीपीपी भी मिलेगी प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए, मिली है ना। लिख लिया? एक वयस्क मतदाता जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कितने वोट देता है? 1, 2, 3, 4, 5। कितने देता है? 4 किसको देता है? और किन का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? प्रधान का और जिला प्रमुख और उप प्रधान और, लिखो जल्दी लिखो, प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड, 15,000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड। जबकि शहरों में नगरीय निकाय में वार्डों की बढ़ाने के लिए अलग से नहीं, वहां सबके लिए न्यूनतम 13 वार्ड है। नगर पालिका में भी 13, नगर परिषद में भी 13 और नगर निगम में भी कितने हैं? 13 वार्ड। यहाँ पर अलग अलग है, ग्राम पंचायत में 9, पंचायत समिति में आपके 15 और जिला परिषद में 17। लिख लिया सभी ने? सरकारी अधिकारी कौन होते हैं ग्राम स्तर पर? वीडियो। पटवारी मत कर देना, पटवारी किसका भाग होता है? प्रशासन का। ग्राम स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी पूछे तो कौन करना है? पटवारी। ग्राम स्तर पर पंचायती राज का अधिकारी पूछे तो कौन करना है? और यदि आपसे पूछे कि राज्य प्रशासन का सबसे निम्नतम और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है? सबसे निम्नतम एवं महत्वपूर्ण पद पटवारी या ग्राम सेवक? पटवारी या ग्राम सेवक? पटवारी होता है, ग्राम सेवक नहीं। ग्राम सेवक का काम केवल पंचायती राज को अलावा, पंचायती राज के अलावा ग्राम सेवक का कोई काम नहीं है। अपन देखते हैं ग्राम सेवक ज्यादातर कहाँ बैठता है? पंचायत भवन में ही।
पंचायत भवन के बाद उनका कोई काम नहीं है। मान लीजिए इनके बाद का कोई काम हुआ तो सारे कौन देखता है? पटवारी। जैसे मान लीजिए गांव में एक्सीडेंट हो गया तो रिपोर्ट भेजनी वो पटवारी भेजेगा। कोई दुर्घटना हो गई, आगजनी हो गई, फसलों को नुकसान हो गया, किसी प्रकार का प्रशासन का कोई भी काम है वो कौन देखता है? गाँव का पटवारी देखता है। और बाकी जो पंचायती राज से संबंधित सारे काम है वो कौन देखता है? ग्राम पंचायत देखता है, वो आपके ग्राम सेवक देखता है। लिख लिया सभी ने? चलिए बाकी अपन बात करेंगे कल की क्लास में ना। तो थोड़ा सा इसको अभी जो पढ़ा है ना एक बार कल पूरा का पूरा क्या करके आओगे? रिविजन।